बुक। क्या आपने कभी सोचा है कि रात को आने वाले सपनों का आखिर मतलब क्या होता है? क्यों कभी हम हवा में तैरने लगते हैं तो कभी किसी अनजान जगह पर खुद को अकेला पाते हैं? क्या ये सिर्फ दिमाग की कोई बेतरतीब हरकत है या इनके पीछे कोई गहरा राज छिपा है? आज हम एक ऐसी ही रहस्यमयी दुनिया में उतरने वाले हैं। एक ऐसी यात्रा पर निकलने वाले हैं जो आपके मन के अनछुए कोनों को रोशन कर देगी। हम बात करने जा रहे हैं मनोविज्ञान के पितामह सिगमंड फ्रायड की सबसे क्रांतिकारी किताबों में से एक, द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स की। ये वो किताब है जिसने पूरी दुनिया को सपनों को देखने का नजरिया ही बदल कर रख दिया। फ्रायड ने पहली बार यह दावा किया कि हमारे सपने बेमतलब नहीं हैं, बल्कि वो हमारे दबे हुए विचारों, हमारी छिपी हुई इच्छाओं और हमारे अनकहे डरों का एक शाही रास्ता है। ये ऑडियो बुक कुछ लंबी होने वाली है क्योंकि हम हर एक कॉन्सेप्ट को गहराई से समझेंगे, ठीक वैसे ही जैसे एक दोस्त दूसरे दोस्त को समझाता है। तो मेरी आपसे एक गुजारिश है कि इस वीडियो को पहले ही कहीं शेयर कर लें या किसी दोस्त को भेज दें ताकि ये आपके पास सेव हो जाए और आप इसे आराम से छोटे छोटे ब्रेक लेकर सुन सकें। क्योंकि ये सिर्फ एक ऑडियो बुक नहीं है, ये आपके खुद के मन को समझने की एक चाबी है। तो क्या आप तैयार हैं अपने सपनों के आईने में अपनी असलियत देखने के लिए? चलिए शुरू करते हैं सिगमंड फ्रायड के साथ ये अविश्वसनीय सफर। अध्याय नंबर 1, सपनों की दुनिया का दरवाजा, वो रास्ता जो आपके अनकहे मन तक जाता है। तो चलिए दोस्तों, अपनी इस यात्रा की शुरुआत करते हैं एक बहुत ही सीधे लेकिन गहरे सवाल से, सपने आखिर हैं क्या? आज से 100 साल से भी पहले जब सिगमंड फ्रायड ने इस सवाल पर काम करना शुरू किया तो दुनिया के पास सपनों के लिए कुछ गिने चुने जवाब ही थे। कुछ लोग मानते थे कि सपने भगवान का संदेश होते हैं जो हमें आने वाले भविष्य के बारे में आगाह करते हैं। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग इन्हें बस शैतानी या बुरी आत्माओं का खेल मानते थे जो हमें डराने के लिए आते हैं। और एक तीसरा तबका था जो विज्ञान की कुछ समझ रखता था। वो ये मानता था कि दिन भर की थकान के बाद हमारा दिमाग कुछ बेतरतीब तस्वीरें और आवाजें उत्पन्न करता है जिनका कोई अर्थ नहीं होता। जैसे पेट में गैस बनने से या अपच होने से दिमाग पर असर होता है और हम अजीबोगरीब सपने देख लेते हैं। इन सभी विचारों में एक बात आम थी, वो ये कि सपनों को इंसान के मन या उसकी साइकोलॉजी के साथ मिलाकर नहीं देखा जाता था। वो या तो कोई बाहरी शक्ति का कमाल थे या फिर शरीर की एक फिजूल की हरकत। लेकिन फ्रायड एक अलग ही मिट्टी के बने थे। वो एक न्यूरोलॉजिस्ट थे जो इंसानी मन की गहराइयों में उतरने का जुनून रखते थे। उन्होंने अपने मरीजों से बात करते हुए एक पैटर्न नोटिस किया। उन्होंने देखा कि लोग अपनी असल जिंदगी की परेशानियां, अपनी दबी हुई इच्छाएं और अपने डर के बारे में खुलकर बात नहीं कर पाते थे। समाज का डर, परिवार की इज्जत या खुद की नजरों में गिर जाने का डर उन्हें रोकता था। लेकिन जब वही लोग अपने सपनों के बारे में बताते तो उनमें कुछ ऐसी बातें, ऐसी तस्वीरें और ऐसी कहानियां होती थीं जिनका सीधा ताल्लुक उनकी दबी हुई भावनाओं से होता था। यहीं से फ्रायड के दिमाग में वो क्रांतिकारी विचार आया जिसने मनोविज्ञान की दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। उन्होंने कहा, सपने हमारे अचेतन मन यानी हमारे अनकॉन्शियस माइंड तक पहुंचने का शाही रास्ता है। ये लाइन अपने आप में एक बहुत अहम क्रांति थी। उन्होंने पहली बार यह दावा किया कि सपने न तो भगवान का संदेश हैं, न शैतान का खेल और न ही शरीर की बेमतलब हरकत, बल्कि सपने हमारे अपने ही मन का एक छिपा हुआ हिस्सा है जो हमसे बात करने की कोशिश कर रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये अचेतन मन या अनकॉन्शियस माइंड क्या भला है? इसे एक आसान से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपका मन एक बहुत विशाल आइसबर्ग है, यानी बर्फ का एक विशाल खंड जो समंदर में तैर रहा है। इस आइसबर्ग का छोटा सा हिस्सा पानी के ऊपर दिखाई देता है, वो है आपका चेतन मन यानी कॉन्शियस माइंड। इसमें वो सारी बातें हैं जिनके बारे में आप अभी सोच रहे हैं। जैसे आप ये ऑडियो बुक सुन रहे हैं, आपको पता है कि आप कहाँ बैठे हैं, आज दिन कौन सा है, ये सब आपके चेतन मन का हिस्सा है। लेकिन उस आइसबर्ग का जो विशाल लगभग 90% हिस्सा पानी के नीचे छिपा हुआ है, वो है आपका अचेतन मन। इसमें आपकी वो सारी यादें, इच्छाएं, डर और भावनाएं दबी हुई हैं जिनके बारे में आपको खुद भी पता नहीं है। बचपन का कोई भूला हुआ डर, किसी के लिए दबा हुआ गुस्सा, कोई ऐसी इच्छा जिसे आप कभी समाज के सामने कबूल नहीं कर सकते, ये सब कुछ उस गहरे पानी के नीचे कैद है। फ्रायड का मानना था कि ये अचेतन मन हमारी जिंदगी के हर फैसले पर, हमारे व्यवहार पर
और हमारी खुशियों और दुखों पर चुपचाप असर डालता है और हमें पता भी नहीं चलता। तो फिर सपनों का इससे क्या लेना देना? फ्रायड ने कहा कि जब हम दिन में जागे होते हैं तो हमारा चेतन मन एक पहरेदार की तरह काम करता है। वो इन दबी हुई इच्छाओं और डरों को बाहर नहीं आने देता, क्योंकि अगर ये बाहर आ गई तो हमें शर्मिंदगी, दुख या चिंता हो सकती है। लेकिन जब हम रात को सोते हैं तो ये पहरेदार कुछ सुस्त हो जाता है, कुछ ढीला हो जाता है, और इसी मौके का फायदा उठाकर हमारा अचेतन मन अपनी बातों को, अपनी कहानियों को सपनों के रास्ते बाहर भेजता है। लेकिन वो ये सीधे सीधे नहीं करता। अगर वो ऐसा करेगा तो पहरेदार जाग जाएगा और हमें नींद से जगा देगा। इसीलिए हमारा अचेतन मन अपनी बातों को एक कोड लैंग्वेज में, एक सांकेतिक भाषा में भेजता है। वो तस्वीरों, कहानियों और अजीबोगरीब घटनाओं का एक जाल बुनता है ताकि पहरेदार को धोखा दिया जा सके। और इसी कोड लैंग्वेज को फ्रायड ने सपनों की भाषा कहा। इसलिए आपके सपने अक्सर इतने अजीब और बेतुके लगते हैं। आप कभी खुद को हवा में तैरता हुआ देखते हैं, कभी आपके दांत टूट रहे होते हैं, तो कभी आप एग्जाम हॉल में बैठे हैं और आपको कुछ भी नहीं आता। फ्रायड के अनुसार ये सब बेमतलब नहीं है। ये आपके अचेतन मन द्वारा भेजे गए सीक्रेट मैसेज हैं जिन्हें बस डिकोड करने की जरूरत है। इस विचार ने उस समय के वैज्ञानिक और सामाजिक जगत में तहलका मचा दिया था। लोगों के लिए ये मानना मुश्किल था कि उनके प्यारे और मासूम सपनों के पीछे भी कोई छिपा हुआ मतलब, कोई दबी हुई इच्छा हो सकती है। लेकिन फ्रायड ने अपनी किताब में अनगिनत उदाहरणों और अपने मरीजों के सपनों के विश्लेषण से ये साबित करने की कोशिश की। उन्होंने बताया कि कैसे एक महिला जो अपनी छोटी बहन से मन ही मन जलती थी, उसे अपनी बहन की मृत्यु का सपना आया। ऊपर से देखने पर यह एक डरावना सपना था, लेकिन गहराई में ये उसकी उस दबी हुई इच्छा को जाहिर कर रहा था कि उसकी बहन उसकी जिंदगी से चली जाए। ये बातें सुनना और स्वीकार करना आज भी कई लोगों के लिए मुश्किल हो सकता है, लेकिन फ्रायड का मकसद हमें डराना नहीं था। उनका मकसद हमें हमारे मन के उस हिस्से से मिलवाना था जिसे हम जानते ही नहीं। उनका मानना था कि जब तक हम अपने अचेतन मन को नहीं समझेंगे, हम कभी भी पूरी तरह से मानसिक रूप से स्वस्थ और खुश नहीं हो सकते। हमारे अनजाने डर, हमारी बेवजह की चिंताएं और हमारे रिश्तों में आने वाली मुश्किलें, इन सब की बुनियाद कहीं ना कहीं हमारे अचेतन मन में ही छिपी होती है। तो इस पहले अध्याय का सार ये है कि आपके सपने कचरा नहीं है, वो आपके मन का एक एक्सरे है। वो एक खत है जो आपके ही एक हिस्से ने आपके दूसरे हिस्से को लिखा है। बस उस खत की भाषा कुछ अलग है, कुछ सांकेतिक है। इस ऑडियो बुक में हम आगे इसी भाषा को समझने की कोशिश करेंगे। हम सीखेंगे कि इस कोड को कैसे समाप्त किया जाए और अपने सपनों के जरिए खुद को बेहतर तरीके से कैसे जाना जाए। फ्रायड ने हमें एक नक्शा थमा दिया है जो हमारे ही मन के अनजाने खजाने तक जाता है। ये यात्रा कुछ रहस्यमयी और शायद कुछ असहज करने वाली भी हो सकती है, क्योंकि कौन जाने उस खजाने के साथ साथ कौन से दबे हुए राक्षस भी बाहर निकल आए। लेकिन अगर आप खुद को जानने की हिम्मत रखते हैं तो ये यात्रा आपकी जिंदगी बदल सकती है। ये आपको बताएगी कि आपका गुस्सा, आपका प्यार, आपका डर आखिर आता कहां से है। अब मैं आपके लिए एक सवाल रखकर जा रहा हूं। फ्रायड का सबसे पहला और सबसे बुनियादी सिद्धांत था कि हर सपना हमारी किसी न किसी इच्छा की पूर्ति होता है, यानी विश फुलफिलमेंट। चाहे वो सपना कितना भी अच्छा हो या कितना भी बुरा। एक भूखे इंसान का खाने का सपना देखना तो समझ आता है, ये उसकी इच्छा की पूर्ति है। लेकिन किसी अपने की मौत का सपना देखना या परीक्षा में फेल होने का सपना देखना, ये भला किस इच्छा की पूर्ति हो सकता है? ये कैसे मुमकिन है कि एक डरावना सपना भी असल में हमारी कोई छिपी हुई इच्छा पूरी कर रहा हो? इस चौंका देने वाले सवाल का जवाब ही फ्रायड के पूरे सिद्धांत का आधार है, और इसी रहस्य से पर्दा उठाएंगे हम अगले अध्याय में। अध्याय नंबर 2, इच्छा पूर्ति का सिद्धांत। हर सपना आपकी एक अधूरी ख्वाहिश है। पिछले अध्याय में हमने एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर बात खत्म की थी। अगर सिगमंड फ्रायड कहते हैं कि हर सपना हमारी किसी न किसी इच्छा की पूर्ति यानी विश फुलफिलमेंट है, तो फिर बुरे और डरावने सपने इस परिभाषा में कैसे फिट बैठते हैं? ये सवाल ही फ्रायड के सिद्धांत के दिल तक जाता है। चलिए आज इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। फ्रायड ने जब अपना यह सिद्धांत दुनिया के सामने रखा तो सबसे पहली और सबसे स्वाभाविक प्रतिक्रिया यही थी, ये बकवास है। मैं क्यों चाहूंगा कि मेरे सपने में कोई मेरा पीछा करे? मैं क्यों ये इच्छा करूंगा कि मैं एक ऊंची इमारत से नीचे गिर रहा हूं?
ये सवाल बिल्कुल जायज है, लेकिन फ्रायड के सिद्धांत को समझने के लिए हमें कुछ और गहराई में उतरना होगा और इच्छा शब्द के मतलब को कुछ और फैलाना होगा। फ्रायड की शुरुआत बहुत ही सरल उदाहरणों से हुई। उन्होंने बच्चों के सपनों का अध्ययन किया। उन्होंने पाया कि बच्चों के सपने बहुत सीधे और सरल होते हैं। अगर एक बच्चे को दिन में आइसक्रीम खाने नहीं मिली, तो बहुत ज्यादा संभावना है कि वो रात को सपने में खुद को आइसक्रीम खाते हुए देखेगा। अगर उसे कोई खिलौना चाहिए जो उसे नहीं दिलाया गया, तो वो सपने में उस खिलौने से खेल रहा होगा। यहाँ पर इच्छा पूर्ति का सिद्धांत बिल्कुल साफ साफ दिखाई देता है। बच्चे का मन सीधा है, उसमें अभी समाज के नियम, नैतिकता और शर्म का वो जटिल जाल नहीं बुना है जो हम वयस्कों के मन में होता है। इसलिए उनकी अधूरी इच्छाएं बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी कोड के सीधे सीधे सपनों में पूरी हो जाती हैं। इससे उन्हें एक तरह की मानसिक संतुष्टि मिलती है। उनका मन जो दिन में अतृप्त रह गया था, उसे रात में सपने के जरिए तृप्ति मिल जाती है। यहाँ तक तो बात बहुत आसान लगती है। अब आते हैं हम वयस्कों के सपनों पर। हमारे सपने इतने सीधे क्यों नहीं होते? इसका जवाब छिपा है उसी पहरेदार में जिसकी बात हमने पिछले अध्याय में की थी, जिसे फ्रायड ने सेंसर का नाम दिया। हम वयस्कों की बहुत सी इच्छाएं ऐसी होती हैं जो सामाजिक रूप से स्वीकार्य नहीं होती। किसी के मन में अपने बॉस के लिए बहुत ज्यादा गुस्सा हो सकता है, इतना कि वो उसे नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचे। किसी के मन में किसी ऐसे इंसान के लिए भावनाएं हो सकती हैं जिसके लिए नहीं होनी चाहिए। किसी के मन में लालच हो सकता है, ईर्ष्या हो सकती है, या कोई ऐसी यौन इच्छा हो सकती है जिसे वो कभी किसी के सामने जाहिर नहीं कर सकता। ये सारी इच्छाएं हमारे अचेतन मन में दबी रहती हैं। जब हम सोते हैं और ये इच्छाएं बाहर आने की कोशिश करती हैं, तो हमारा सेंसर जो हमारे नैतिक मूल्यों और सामाजिक डर से बना है, उन्हें रोक लेता है। वो कहता है, नहीं, तुम इस रूप में बाहर नहीं जा सकते। अगर तुम ऐसे बाहर गए तो सोने वाले इंसान को इतनी चिंता और अपराध बोध होगा कि वो जाग जाएगा। तो अब अचेतन मन क्या करता है? वो एक बहुत चालाक तरीका अपनाता है। वो इन इच्छाओं का रूप बदल देता है। वो उन्हें ऐसे वस्त्रों में, ऐसे मुखौटों में बाहर भेजता है कि सेंसर उन्हें पहचान ही ना पाए। इसी प्रक्रिया को फ्रायड ड्रीम वर्क या सपने का काम कहते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए आपको अपने बॉस पर बहुत ज्यादा गुस्सा है और आप मन चाहते हैं कि उसे किसी तरह की चोट लगे। अब ये इच्छा बहुत ही अस्वीकार्य है। आपका सेंसर इसे सीधे सीधे सपने में नहीं आने देगा। तो आपका अचेतन मन क्या कर सकता है? हो सकता है वो आपको एक ऐसा सपना दिखाए जिसमें आप किसी अनजान जानवर को, मान लीजिए एक कुत्ते को, डंडे से पीट रहे हैं। ऊपर से देखने पर इस सपने का आपके बॉस से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन विश्लेषण करने पर शायद ये पता चले कि वो जो गुस्सा आप उस बेजुबान जानवर पर निकाल रहे हैं, वो असल में आपके बॉस के लिए है। यहाँ पर इच्छा तो पूरी हो रही है, गुस्सा निकालने की इच्छा, लेकिन उसका रूप इतना बदल दिया गया है कि आपको अपराध बोध भी ना हो और आपकी नींद भी खराब ना हो। सपना अपना काम कर गया। उसने आपकी दबी हुई भावना को एक आउटलेट दे दिया, एक निकास द्वार दे दिया और आपके सेंसर को धोखा भी दे दिया। अब आते हैं उन सपनों पर जो सीधे सीधे डरावने होते हैं, जैसे किसी प्रियजन की मृत्यु का सपना। ये भला किस इच्छा की पूर्ति है? यहाँ फ्रायड का विश्लेषण और भी गहरा और कई बार परेशान करने वाला हो जाता है। फ्रायड अपनी किताब में एक उदाहरण देते हैं, एक महिला का जिसे अपनी छोटी बहन से बहुत जलन थी, क्योंकि वो सबको ज्यादा प्यारी लगती थी। उस महिला को अपनी बहन के इकलौते बेटे की मृत्यु का सपना आया। जब फ्रायड ने विश्लेषण किया तो पता चला कि उस बहन की शादी से पहले उसका अफेयर उसी आदमी से था जिससे बाद में उस महिला की शादी हुई। तो सपने में भतीजे की मौत असल में उस बहन के लिए एक सजा थी, एक तरह का बदला था। ये उस महिला की दबी हुई नफरत और बदले की इच्छा की पूर्ति थी, जिसे वो कभी अपने चेतन मन में स्वीकार नहीं कर सकती थी। ये सुनना बहुत कठोर लगता है, लेकिन फ्रायड का कहना था कि हमारा अचेतन मन तर्क और नैतिकता से नहीं, बल्कि आदिम इच्छाओं से चलता है। सपना देखकर उस महिला को दुख जरूर हुआ, लेकिन फ्रायड के अनुसार उसके अचेतन मन के एक हिस्से को संतुष्टि भी मिली। एक और तरह के चिंता भरे सपने होते हैं, जैसे परीक्षा का सपना, जिसमें आप परीक्षा हॉल में हैं और आपको कुछ नहीं आता या आप लेट हो गए हैं। फ्रायड के अनुसार ये सपने अक्सर तब आते हैं जब हम असल जिंदगी में किसी नई चुनौती का सामना करने वाले होते हैं और हमें अपनी काबिलियत पर शक होता है। मान लीजिए कल आपका कोई अहम प्रेजेंटेशन है, तो ये सपना असल में एक इच्छा की पूर्ति कर रहा है। कौन सी इच्छा?
ये सपना आपको कह रहा है, देखो तुम तो पहले भी ऐसी मुश्किलों से गुजर चुके हो, जैसे स्कूल की परीक्षा, और तुम उससे पार पा गए थे। तो ये प्रेजेंटेशन क्या चीज है? ये एक तरह से आपको पुरानी चुनौतियों की याद दिलाकर आने वाली चुनौती के लिए तैयार कर रहा है। या इसका एक और गहरा मतलब हो सकता है, शायद आप उस प्रेजेंटेशन को लेकर इतने डरे हुए हैं कि आप मन ही मन चाहते हैं कि काश ये कल हो ही ना। तो परीक्षा में फेल होने का सपना उस असफलता की इच्छा को पूरा कर रहा है, ताकि आपको असल जिंदगी में उस चुनौती का सामना ही न करना हो। ये मन के काम करने का बहुत ही घुमावदार तरीका है। तो अब आप समझ रहे होंगे कि फ्रायड के लिए इच्छा का मतलब सिर्फ अच्छी और सुखद चीजों की इच्छा नहीं था। उनके लिए इच्छा का मतलब था मन में उठने वाली कोई भी तरंग, कोई भी आवेग, चाहे वो गुस्से का हो, डर का हो, अपराध बोध का हो या बदले का हो। हर सपने का काम उस आवेग को किसी न किसी तरह से बाहर निकालकर मन के तनाव को कम करना है। इसीलिए फ्रायड ने सपनों को मन का सेफ्टी वॉल्व भी कहा। जैसे प्रेशर कुकर में सेफ्टी वॉल्व अतिरिक्त भाप को बाहर निकालकर उसे फटने से बचाता है, वैसे ही सपने हमारी दबी हुई मानसिक ऊर्जा को बाहर निकालकर हमें मानसिक रूप से बीमार होने से बचाते हैं। अगर ये भावनाएं कभी बाहर ना निकलें तो वो अंदर ही अंदर घुटकर एंजाइटी, डिप्रेशन और दूसरी मानसिक बीमारियों का रूप ले सकती हैं। अगर आपके मन में भी कोई ऐसा सपना है जो बार बार आता है और आपको परेशान करता है, तो कमेंट्स में रिपीटिंग ड्रीम लिखकर बताएं। शायद वो भी आपकी किसी बहुत गहरी और दबी हुई इच्छा या डर की तरफ इशारा कर रहा है। तो सार ये है कि जब भी आप कोई सपना देखें, चाहे वो कितना भी अजीब लगे, खुद से ये सवाल पूछें, ये सपना मेरी किस इच्छा को, किस भावना को या किस तनाव को बाहर निकाल रहा है? हो सकता है जवाब तुरंत न मिले, हो सकता है जवाब कुछ असहज करने वाला हो, लेकिन ये सवाल पूछना ही सेल्फ अवेयरनेस की तरफ पहला कदम है। ये स्वीकार करना कि हमारे अंदर अच्छी और बुरी दोनों तरह की इच्छाएं हैं, यही मानसिक परिपक्वता की निशानी है। फ्रायड हमें हमारे डार्क साइड से मिलवाते हैं, लेकिन इसलिए नहीं कि हम खुद से नफरत करने लगें, बल्कि इसलिए ताकि हम खुद को पूरी तरह से समझ सकें और स्वीकार कर सकें। लेकिन अब एक और मुख्य सवाल सामने आता है, अगर हमारा मन हमारी इच्छाओं को पूरा करने के लिए इतनी मेहनत करता है, उन्हें इतने सारे मुखौटे पहनाता है, तो फिर वो कौन सी भाषा है, कौन से नियम हैं जिनका इस्तेमाल करके वो ऐसा करता है? सपने की बनावट में ऐसा क्या खास होता है? फ्रायड ने सपने की इस छिपी हुई भाषा के दो बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू बताए, एक जो हम देखते हैं और दूसरा जो उसका असली मतलब होता है। इन दोनों के बीच का फर्क समझना ही सपनों के विश्लेषण की कुंजी है। इसी रहस्यमयी भाषा और उसके दो चेहरों के बारे में हम जानेंगे अगले अध्याय में। अध्याय नंबर 3, छिपी हुई भाषा, मैनिफेस्ट एंड लेटेंट कंटेंट, सपने का चेहरा और सपने की आत्मा। पिछले अध्याय में हमने फ्रायड के सबसे बुनियादी लेकिन विवादास्पद सिद्धांत को समझा कि हर सपना किसी न किसी इच्छा की पूर्ति होता है। हमने ये भी जाना कि हमारा मन अपनी अस्वीकार्य इच्छाओं को एक मुखौटा पहनाकर उनका रूप बदलकर सपनों में पेश करता है। अब सवाल ये उठता है कि इस मुखौटे और उसके पीछे छिपे असली चेहरे को हम पहचाने कैसे? यहीं पर फ्रायड हमें सपनों के विश्लेषण का सबसे महत्वपूर्ण टूल देते हैं। उन्होंने सपनों की सामग्री को 2 हिस्सों में बांटा, पहला मैनिफेस्ट कंटेंट और दूसरा लेटेंट कंटेंट। ये 2 शब्द शायद कुछ तकनीकी लग सकते हैं, लेकिन इनका मतलब बहुत सीधा है और इन्हें समझना सपनों की दुनिया में घुसने के लिए दरवाजे की चाबी हासिल करने जैसा है। मैनिफेस्ट कंटेंट वो है जो आपको सपने में सीधे सीधे याद रहता है। ये सपने की कहानी है, उसकी सतह है, उसका बाहरी रूप है। जब आप सुबह उठकर किसी को अपना सपना सुनाते हैं तो आप असल में उसका मैनिफेस्ट कंटेंट ही बता रहे होते हैं। यार, आज मैंने सपना देखा कि मैं एक जंगल में भाग रहा हूँ और मेरे पीछे एक विशाल भालू है। मैं भागते भागते एक नदी के किनारे पहुंचता हूँ और उसमें कूद जाता हूँ। ये सब जो आपने बताया, यानी जंगल, भागना, भालू, नदी, ये सब मैनिफेस्ट कंटेंट है। ये सपने का वो चेहरा है जो हम देख सकते हैं। ज्यादातर लोग बस यहीं तक रुक जाते हैं। उन्हें सपना अजीब, डरावना या मजेदार लगता है और वो उसे वहीं पर समाप्त कर देते हैं। वो मानते हैं कि जो दिखा बस वही सपना था। लेकिन फ्रायड कहते हैं कि यह तो सिर्फ शुरुआत है। असली खजाना तो इस सतह के नीचे छिपा है। असली खजाना है लेटेंट कंटेंट।
लेटेंट का मतलब होता है छिपा हुआ या अव्यक्त। लेटेंट कंटेंट सपने का असली मतलब है। वो छिपा हुआ संदेश है, वो दबी हुई इच्छा या विचार है जिसे अचेतन मन हम तक पहुंचाना चाहता है। ये सपने की आत्मा है। ऊपर दिए गए उदाहरण में जंगल, भालू और नदी मैनिफेस्ट कंटेंट थे, लेकिन इसका लेटेंट कंटेंट क्या हो सकता है? फ्रायड के विश्लेषण के अनुसार शायद वो जंगल आपकी असल जिंदगी की कोई उलझन भरी स्थिति को दर्शाता है, जैसे ऑफिस का तनावपूर्ण माहौल या रिश्तों की कोई समस्या। वो भालू जो आपका पीछा कर रहा है, वो शायद आपके गुस्से वाले बॉस, आपके कोई सख्त पिता या फिर आपकी अपनी ही कोई दबी हुई आक्रामक भावना का प्रतीक हो सकता है। और नदी में कूद जाना शायद उस समस्या से दूर जाने या एक नई शुरुआत करने की आपकी छिपी हुई इच्छा को जाहिर करता है। तो देखिए, कहानी तो एक थी, लेकिन उसके पीछे का मतलब बिल्कुल अलग निकला। मैनिफेस्ट कंटेंट एक पहेली की तरह है और लेटेंट कंटेंट उस पहेली का हल है। फ्रायड का पूरा काम यानी सपनों का विश्लेषण इसी प्रक्रिया पर आधारित है। मैनिफेस्ट कंटेंट से लेटेंट कंटेंट तक का सफर तय करना। इसे एक और आसान उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप एक फिल्म देख रहे हैं। फिल्म में एक हीरो है, एक विलेन है, कुछ गाने हैं और कुछ एक्शन सीन है। ये सब फिल्म का मैनिफेस्ट कंटेंट है, यानी जो आपको पर्दे पर दिख रहा है। लेकिन उस फिल्म का एक गहरा संदेश भी हो सकता है, जैसे बुराई पर अच्छाई की जीत, प्यार हर मुश्किल को पार कर सकता है, या भ्रष्टाचार समाज को खोखला कर देता है। यह संदेश फिल्म का लेटेंट कंटेंट है, उसका असली सार है। एक अच्छा फिल्म समीक्षक सिर्फ कहानी नहीं बताता, वो उसके पीछे छिपे संदेश को भी उजागर करता है। ठीक इसी तरह एक अच्छा स्वप्न विश्लेषक सिर्फ सपने की कहानी पर नहीं रुकता, वो उसके पीछे छिपे लेटेंट विचारों और इच्छाओं को खोजने की कोशिश करता है। फ्रायड ने खुद को मन का पुरातत्वविद कहा था। जैसे एक पुरातत्वविद जमीन की सतह को हटाकर नीचे दबे प्राचीन शहर और खजानों को निकालता है, वैसे ही फ्रायड सपनों की सतह यानी मैनिफेस्ट कंटेंट को हटाकर उसके नीचे दबे लेटेंट विचारों को बाहर निकालते थे। अब सवाल यह है कि हमारा मन मैनिफेस्ट और लेटेंट कंटेंट के बीच इतना फासला क्यों उत्पन्न करता है? वो सीधे सीधे अपनी बात क्यों नहीं कहता? इसका जवाब फिर से उसी सेंसर या पहरेदार के पास है। जैसा कि हमने बात की, लेटेंट कंटेंट में अक्सर हमारी ऐसी इच्छाएं और विचार होते हैं जो हमें परेशान कर सकते हैं, हमें शर्मिंदा कर सकते हैं या हमें डरा सकते हैं। अगर ये विचार अपने असली रूप में सपने में आ जाएं, तो हमारा सेंसर तुरंत खतरे का अलार्म बजा देगा और हमारी नींद समाप्त हो जाएगी। नींद का मुख्य काम शरीर और मन को आराम देना है। अगर सपने हमें बार बार जगाने लगें, तो नींद का उद्देश्य ही खत्म हो जाएगा। इसलिए मन एक बीच का रास्ता निकालता है। वो लेटेंट कंटेंट को लेता है और उसे ड्रीम वर्क की प्रक्रिया से गुजार कर एक अजीब व गरीब सांकेतिक मैनिफेस्ट कंटेंट में बदल देता है। यह मैनिफेस्ट कंटेंट इतना बदला हुआ होता है कि सेंसर उसे पहचान नहीं पाता और उसे गुजरने देता है। इस तरह सांप भी मर जाता है और लाठी भी नहीं टूटती, यानी दबी हुई इच्छा को बाहर निकलने का रास्ता भी मिल जाता है और हमारी नींद भी सुरक्षित रहती है। फ्रायड अपनी किताब में अपने ही एक बहुत प्रसिद्ध सपने का विश्लेषण करते हैं, जिसे इरमा के इंजेक्शन का सपना कहा जाता है। सपने के मैनिफेस्ट कंटेंट में वो अपनी एक मरीज इरमा को एक पार्टी में देखते हैं। वो इरमा की सेहत के लिए चिंतित हैं और उसके गले की जांच करते हैं। उन्हें गले में कुछ सफेद धब्बे दिखाई देते हैं। फिर सपने में उनके कुछ दोस्त डॉक्टर भी आ जाते हैं और सब मिलकर अजीब अजीब सी दलीलें देने लगते हैं कि इरमा की बीमारी का कारण क्या है। शायद किसी ने उसे गंदी सुई से इंजेक्शन लगा दिया था। यह सपने का मैनिफेस्ट कंटेंट था, जो काफी उलझा हुआ और बेतुका था। लेकिन जब फ्रायड ने इसका विश्लेषण करके इसका लेटेंट कंटेंट निकाला, तो वो हैरान रह गए। लेटेंट कंटेंट में उनकी अपनी चिंताएं, उनके प्रोफेशनल डर और उनकी इच्छाएं छिपी थीं। असल जिंदगी में इरमा का इलाज ठीक से नहीं हो पा रहा था और फ्रायड को इस बात की चिंता थी कि कहीं गलती उनकी तो नहीं। सपने ने चालाकी से इरमा की बीमारी का दोष दूसरे डॉक्टरों पर और एक गंदी सुई पर डालकर फ्रायड को उनके अपराध बोध से मुक्त कर दिया। सपने का लेटेंट इच्छा यह थी, इरमा की बीमारी के लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूं। देखिए कैसे एक साधारण से दिखने वाले सपने के पीछे प्रोफेशनल ईर्ष्या, अपनी गलती छिपाने की इच्छा और खुद को सही साबित करने का एक पूरा जाल बुना हुआ था। तो अगली बार जब आप कोई सपना देखें, तो उसे दो नजरों से देखने की कोशिश करें। पहली नजर से उसकी कहानी देखें,
यानी उसका मैनिफेस्ट कंटेंट। उसे जितना हो सके विस्तार से याद करने या लिखने की कोशिश करें। हर छोटी छोटी बात, हर रंग, हर आवाज, हर भावना महत्वपूर्ण हो सकती है। फिर दूसरी नजर से उस कहानी के पीछे छिपे मतलब को खोजने की कोशिश करें। खुद से पूछें, सपने में जो व्यक्ति देखा वो असल जिंदगी में मुझे किसकी याद दिलाता है? सपने की जगह का मेरे लिए क्या महत्व है? सपने में जो घटना हुई वो मेरी किस असल जिंदगी की चिंता या इच्छा से संबंधित हो सकती है? ये प्रक्रिया आसान नहीं है। इसमें समय और ईमानदारी लगती है। कई बार हम वो सच देखना ही नहीं चाहते जो हमारे सपने हमें दिखा रहे होते हैं। लेकिन अगर आप ये अभ्यास करते हैं तो धीरे धीरे आप अपने मन की इस सांकेतिक भाषा को समझने लगेंगे। आप मैनिफेस्ट और लेटेंट के बीच के पुल को पार करना सीख जाएंगे। ये समझना कि हमारे सपनों के दो चेहरे होते हैं हमें एक बहुत अहम शक्ति देता है। ये हमें सिखाता है कि चीजों को सिर्फ उनकी सतह से न देखें, बल्कि उनकी गहराई में उतरने की कोशिश करें। यह सिर्फ सपनों पर ही नहीं बल्कि हमारी असल जिंदगी पर भी लागू होता है। अक्सर लोग जो कहते हैं उनका असली मतलब कुछ और होता है। उनके शब्दों के पीछे उनकी भावनाएं, उनके डर और उनकी जरूरतें छिपी होती हैं। अगर हम मैनिफेस्ट और लेटेंट के इस सिद्धांत को समझें तो हम दूसरों को भी बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। लेकिन अब सबसे मुख्य और रहस्यमयी सवाल आता है, वो कौन सी जादुई प्रक्रिया है, वो कौन सा मैकेनिज्म है जो लेटेंट कंटेंट को मैनिफेस्ट कंटेंट में बदल देता है? फ्राइड ने इस ड्रीम वर्क के कुछ खास औजारों की पहचान की। ये वो तरीके हैं जिनसे हमारा मन सच्चाई को बदलकर उसे छिपाकर एक नया रूप दे देता है। इन औजारों को समझे बिना हम कभी भी सपने की पहेली को पूरी तरह से हल नहीं कर सकते। वो क्या हैं ये दिमागी औजार और हमारा मन इन्हें कैसे इस्तेमाल करता है? इसी रोमांचक रहस्य से पर्दा उठाएंगे हम अगले अध्याय में। अध्याय नंबर 4, सपनों का सेंसर, मन का पहरेदार, वो जो आपकी नींद की रक्षा करता है। अब तक की हमारी यात्रा में हमने सपनों की दुनिया के कुछ सबसे खास रहस्यों को छुआ है। हमने जाना कि सपने इच्छा पूर्ति होते हैं और उनके दो चेहरे होते हैं, एक जो दिखता है और एक जो छिपा होता है। लेकिन इन सब के बीच एक किरदार बार बार आ रहा है जो बहुत ही महत्वपूर्ण और रहस्यमयी है। वो है सपनों का सेंसर या मन का पहरेदार। आज के इस अध्याय में हम इसी पहरेदार से मुलाकात करेंगे और समझेंगे कि यह कौन है, यह काम कैसे करता है और क्यों इसके बिना सपनों का अस्तित्व ही संभव नहीं होता। फ्राइड के लिए इस सेंसर को समझना सपनों की विकृति और उनके अजीबोगरीब होने का कारण समझने के बराबर था। तो यह सेंसर आखिर है क्या? फ्राइड के अनुसार यह हमारे मन का कोई भौतिक हिस्सा नहीं है। यह कोई दिमाग का कोना नहीं है जिसे आप ऑपरेशन करके निकाल सकें, बल्कि यह हमारे मन की एक मनोवैज्ञानिक शक्ति है, एक फंक्शन है। यह हमारे सुपर ईगो का हिस्सा है, यानी हमारे मन का वो हिस्सा जो नैतिकता, सामाजिक नियमों, आदर्शों और क्या सही है क्या गलत है की धारणाओं से बना है। इसे हमने बचपन से लेकर आज तक अपने माता पिता, समाज, धर्म और अपनी शिक्षा से सीखा है। यह हमारे अंदर का जज है जो हमेशा हमारे विचारों और कर्मों पर नजर रखता है। जब हम जागे होते हैं तो यह सेंसर पूरी तरह से सक्रिय होता है। यह हमें कोई भी सामाजिक रूप से अस्वीकार्य काम करने या सोचने से रोकता है। अगर आपके मन में किसी के लिए हिंसक विचार आता है तो यही सेंसर आपको तुरंत अपराध बोध और शर्मिंदगी महसूस कराता है और आप उस विचार को दबा देते हैं। यह हमारी सामाजिक जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके बिना हम अपनी आदिम इच्छाओं के गुलाम बन जाएंगे। अब सोचिए, जब हम सोते हैं तो क्या होता है? हमारी शारीरिक गतिविधियां बंद हो जाती हैं, हमारा चेतन मन आराम कर रहा होता है, लेकिन हमारा अचेतन मन जो इच्छाओं का भंडार है वो जाग रहा होता है। वो अपनी दबी हुई, अक्सर अस्वीकार्य इच्छाओं को बाहर भेजना चाहता है। यहीं पर सेंसर की भूमिका आती है। फ्राइड का मानना था कि सोते समय यह सेंसर पूरी तरह से बंद नहीं होता, बल्कि कुछ सुस्त या कमजोर हो जाता है। वो अपनी ड्यूटी पर तो होता है, लेकिन उतनी मुश्किल से नहीं। इसे ऐसे समझिए जैसे रात में शहर का गार्ड में हर आने जाने वाले की पूरी जांच होती है, लेकिन रात में गार्ड कुछ ऊँघ रहा होता है और कुछ लोग अपना भेष बदलकर या चुपके से उसकी नजरों से बचकर निकल सकते हैं। सपनों का सेंसर भी ठीक यही काम करता है। वो अचेतन मन से आने वाले विचारों की जांच करता है। अगर कोई विचार सीधा साधा और स्वीकार्य है, जैसे पानी पीने की इच्छा, तो सेंसर उसे आसानी से गुजरने देता है।
इसीलिए हमें सीधे साधे सपने भी आते हैं। लेकिन जब अचेतन मन से कोई खतरनाक, वर्जित या परेशान करने वाली इच्छा आने की कोशिश करती है तो सेंसर का अलार्म बजने लगता है। उसके पास दो रास्ते होते हैं। पहला, वो उस इच्छा को पूरी तरह से रोक दे, लेकिन ऐसा करने से अचेतन मन में तनाव होता जाएगा जो मानसिक स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। दूसरा, और यही सबसे दिलचस्प रास्ता है, कि वो उस इच्छा के साथ एक तरह का समझौता कर ले। सेंसर उस इच्छा से कहता है, ठीक है, तुम बाहर जा सकते हो, लेकिन अपने असली रूप में नहीं। तुम्हें अपना चेहरा बदलना होगा, अपना नाम बदलना होगा, तुम्हें कुछ ऐसा बनना होगा जिसे देखकर मुझे या सोने वाले इंसान को कोई खतरा महसूस न हो। यहीं से सपनों की विकृति यानी ड्रीम डिस्टॉर्शन की प्रक्रिया शुरू होती है। यह सेंसर ही है जो अचेतन मन को मजबूर करता है कि वो अपने लेटेंट कंटेंट को एक अजीब से मैनिफेस्ट कंटेंट में बदल दे। इस सेंसर के काम करने के तरीके को एक आधुनिक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक खास कंपनी है और उसका सीईओ जो हमारा चेतन मन है बहुत सख्त है। वो नहीं चाहता कि कंपनी की कोई भी नकारात्मक खबर बाहर जाए। कंपनी के अंदर एक विस्ल ब्लोअर है जो हमारा अचेतन मन है, जो कंपनी के घोटाले, हमारी दबी हुई इच्छाएं को उजागर करना चाहता है। अब इन दोनों के बीच में है कंपनी का पीआर डिपार्टमेंट जो सपनों का सेंसर है। पीआर डिपार्टमेंट का काम है कंपनी की छवि को बचाए रखना। जब विसल ब्लोअर कोई संवेदनशील जानकारी लीक करने की कोशिश करता है तो पीआर डिपार्टमेंट उसे रोकता है। वो कहता है, हम इस जानकारी को इस तरह से सीधे सीधे बाहर नहीं जाने दे सकते, इससे सीईओ नाराज हो जाएगा और कंपनी की बदनामी होगी। तो वो क्या करता है, वो उस जानकारी को लेता है, उसकी भाषा बदल देता है, उसके सबसे खतरनाक हिस्सों को हटा देता है और उसे एक ऐसी प्रेस रिलीज में बदल देता है जो लगती तो जानकारी पूर्ण है, लेकिन उसका असली मतलब छिपा रहता है। वो घोटाले को अकाउंटिंग में हुई चूक बता सकता है। ठीक यही काम हमारा सेंसर करता है। वो हमारे घोटालों यानी हमारी दबी हुई इच्छाओं को मनोवैज्ञानिक चूक जैसे हानिरहित रूपों में बदलकर सपनों में पेश करता है। तो जब आप कोई बहुत ही अजीब और बेतुका सपना देखते हैं तो असल में आप सेंसर के काम की कारीगरी देख रहे होते हैं। सपने का बेतुकापन ही इस बात का सबूत है कि सेंसर ने अपना काम किया है। उसने असली मतलब को इतना बदल दिया है कि वो पहचानने में ही नहीं आ रहा। फ्रायड कहते थे कि जिन सपनों का विश्लेषण करना सबसे मुश्किल होता है वो असल में वो सपने होते हैं जिनमें सेंसर ने सबसे ज्यादा मेहनत की होती है, क्योंकि उनके पीछे छिपा लेटेंट विचार उतना ही ज्यादा वर्जित और खतरनाक होता है। एक सीधा सादा सपना एक कमजोर सेंसर का प्रतीक है, जबकि एक बेहद जटिल और विकृत सपना एक बहुत ही मजबूत और सतर्क सेंसर का। अगर आपको कभी कोई ऐसा सपना आया है जो इतना अजीब था कि उसका कोई सर पैर ही समझ नहीं आया, तो कमेंट्स में बिजार्रे ड्रीम लिखकर बताइए। हो सकता है कि वो आपके मन के सबसे कुशल पहरेदार की कारीगरी का नमूना हो। कभी कभी ऐसा भी होता है कि अचेतन मन की कोई इच्छा या कोई दर्दनाक याद इतनी ज्यादा शक्तिशाली होती है कि वो सेंसर के सारे सुरक्षा घेरों को समाप्त करके लगभग अपने असली रूप में सपने में आ जाती है। ऐसा अक्सर किसी विशेष आघात या ट्रॉमा के बाद होता है। ऐसे में सेंसर फेल हो जाता है और नतीजा क्या होता है? नतीजा होता है एक भयानक दुःस्वप्न या नाइटमेयर जो हमें अचानक से जगा देता है। हमारा जाग जाना ही सेंसर की आखिरी सुरक्षा प्रणाली है। जब वो विचारों को बदलने में नाकाम हो जाता है तो वो हमें जगाकर उस खतरनाक विचार से हमारे चेतन मन का संपर्क ही समाप्त कर देता है। तो बुरे सपने से जागना असल में हमारे मन की एक सुरक्षा प्रक्रिया है। यह सेंसर का इमरजेंसी बटन है। तो सेंसर का हमारे लिए क्या महत्व है? पहली बात, यह हमारी नींद की रक्षा करता है। यह हमें हमारी अपनी ही खतरनाक इच्छाओं और विचारों से उत्पन्न होने वाली चिंता से बचाकर रात भर आराम से सोने देता है। दूसरी बात, यह हमें सामाजिक प्राणी बनाए रखने में मदद करता है। यह हमारे नैतिक कंपास की तरह काम करता है। लेकिन इसका एक नकारात्मक पहलू भी है। यह हमें खुद के उन हिस्सों से दूर रखता है जिन्हें हम जानना नहीं चाहते। यह आत्मज्ञान के रास्ते में एक बाधा भी है। सपनों का विश्लेषण करना असल में इस सेंसर के काम को उलटने की प्रक्रिया है। हम मैनिफेस्ट कंटेंट को लेकर यह अनुमान लगाने की कोशिश करते हैं कि सेंसर ने लेटेंट कंटेंट को छिपाने के लिए उसे कैसे और क्यों बदला होगा। यह एक जासूसी के काम जैसा है, जहां आप सबूतों को देखकर यह अंदाजा लगाते हैं कि अपराधी ने बचने के लिए क्या क्या किया होगा।
इस पहरेदार को समझना हमें अपने बारे में एक गहरी सच्चाई बताता है। यह हमें बताता है कि हमारे अंदर लगातार एक संघर्ष चल रहा है। एक तरफ हमारी आदिम इच्छाओं का अचेतन मन है जो बाहर आना चाहता है, और दूसरी तरफ हमारे नैतिक मूल्यों का सेंसर है जो उसे रोकना चाहता है। हमारे सपने इसी संघर्ष का मैदान है। वो एक समझौता है, एक बीच का रास्ता है। लेकिन सवाल अभी भी बाकी है। हमने यह तो जान लिया कि सेंसर विचारों को बदलने के लिए मजबूर करता है, लेकिन कैसे? वो कौन से खास तरीके या तकनीकें हैं जिनका इस्तेमाल करके अचेतन मन अपने विचारों का भेष बदलता है ताकि वो सेंसर की आंखों में धूल झोंक सके? फ्रायड ने इन तकनीकों को ड्रीम वर्क के औजार कहा। ये दो बहुत ही शक्तिशाली और दिलचस्प औजार हैं जिनके नाम हैं कंडेंसेशन और डिस्प्लेसमेंट। ये वो असली मैकेनिज्म है जो सपनों को उनका अजीब और गरीब रूप देते हैं। इन जादुई औजारों के बारे में हम जानेंगे अगले अध्याय में। अध्याय नंबर 5, सपनों के औजार, कंडेंसेशन और डिस्प्लेसमेंट। मन की वो कारीगरी जो सच को छिपा देती है। पिछले अध्याय में हमने अपने मन के सतर्क पहरेदार यानी सेंसर से मुलाकात की। हमने जाना कि कैसे यह सेंसर हमारे अचेतन मन की खतरनाक इच्छाओं को बाहर आने से रोकता है या फिर उन्हें अपना रूप बदलने पर मजबूर कर देता है। इसी मजबूरी में हमारा मन कुछ खास तकनीकों या औजारों का इस्तेमाल करता है ताकि वो अपने असली संदेश को एक नए स्वीकार्य रूप में ढाल सके। फ्रायड ने इस प्रक्रिया को ड्रीम वर्क कहा और इसके दो सबसे महत्वपूर्ण औजारों की पहचान की, कंडेंसेशन और डिस्प्लेसमेंट। आज हम इन्हीं दो जादुई औजारों की कारीगरी को समझेंगे। ये दोनों कॉन्सेप्ट्स न सिर्फ सपनों को समझने के लिए बल्कि हमारे रोजमर्रा के जीवन में हमारे मन के काम करने के तरीके को समझने के लिए भी बेहद जरूरी हैं। चलिए पहले औजार से शुरू करते हैं। कंडेंसेशन, जिसका हिंदी में मतलब होता है संघनन या एकत्रीकरण। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये वो प्रक्रिया है जिसमें हमारा मन कई अलग अलग विचारों, यादों, भावनाओं या लोगों को लेता है और उन्हें एक ही सपने की तस्वीर या किरदार में भर देता है। यह जगह बचाने और सेंसर को धोखा देने का एक बहुत ही कुशल तरीका है। इसे ऐसे समझिए जैसे आप अपने कंप्यूटर में कई सारी फाइलों को एक साथ जिप करके एक छोटी सी फाइल बना देते हैं। बाहर से वो एक ही फाइल दिखती है, लेकिन जब आप उसे अनजिप करते हैं तो उसके अंदर से ढेर सारी अलग अलग फाइलें निकलती हैं। सपनों में कंडेंसेशन ठीक यही काम करता है। इसका एक क्लासिक उदाहरण है सपने में किसी ऐसे व्यक्ति को देखना जिसे आप पहचानते तो हैं, लेकिन वो पूरी तरह से कोई एक इंसान नहीं है। हो सकता है उस व्यक्ति का चेहरा आपके दोस्त जैसा हो, लेकिन उसके वस्त्र आपके बॉस जैसे हों, उसकी आवाज आपके पिता जैसी हो और वो हरकतें आपके किसी पुराने दुश्मन जैसी कर रहा हो। ये कंडेंसेशन का एक बेहतरीन उदाहरण है। आपके मन ने इन 4 अलग अलग लोगों से संबंधित आपकी भावनाओं और विचारों को लिया और उन्हें एक ही किरदार में कंडेंस कर दिया। अब इस एक किरदार का विश्लेषण करने से उन चारों रिश्तों के बारे में कुछ पता चल सकता है। शायद आप अपने दोस्त पर भरोसा करते हैं, अपने बॉस से डरते हैं, अपने पिता से सलाह चाहते हैं और अपने दुश्मन से नाराज हैं। ये सारी भावनाएं एक साथ मिलकर उस एक सपने के किरदार को जन्म देती हैं। सेंसर के लिए भी यह बहुत भ्रामक होता है। वो किसी एक विचार को तो थाम सकता है, लेकिन जब इतने सारे विचार एक साथ मिल जाते हैं तो वो उलझ जाता है और उस मिश्रित छवि को गुजरने देता है। कंडेंसेशन सिर्फ किरदारों में ही नहीं बल्कि जगहों और घटनाओं में भी होता है। हो सकता है आप सपना देखें कि आप अपने बचपन के घर में हैं, लेकिन उसका ड्राइंग रूम आपके ऑफिस जैसा है और बेडरूम आपके किसी दोस्त के घर जैसा। यहाँ भी मन ने इन 3 अलग अलग जगहों से संबंधित यादों और भावनाओं को एक ही सपने की लोकेशन में संघनित कर दिया है। इसी तरह सपने की कोई एक घटना आपकी दिन भर की कई छोटी छोटी घटनाओं, चिंताओं और इच्छाओं का निचोड़ हो सकती है। फ्रायड का मानना था कि सपने स्वाभाविक रूप से बहुत किफायती होते हैं। वो कम से कम मैनिफेस्ट कंटेंट में ज्यादा से ज्यादा लेटेंट कंटेंट को छिपाने की कोशिश करते हैं और कंडेंसेशन इस काम को करने का सबसे कारगर तरीका है। इसलिए जब आप अपने सपने का विश्लेषण करें तो किसी भी एक चीज पर अटक न जाएं। खुद से पूछें, सपने का यह हिस्सा मुझे और किस किस चीज की याद दिला रहा है। आप पाएंगे कि एक ही प्रतीक के कई तार आपकी जिंदगी के अलग अलग हिस्सों से संबंधित हो सकते हैं। अब आते हैं दूसरे और शायद इससे भी ज्यादा शक्तिशाली औजार पर, डिस्प्लेसमेंट, जिसका मतलब है विस्थापन। ये वो प्रक्रिया है जिसमें सपने में किसी विचार
या भावना का भावनात्मक महत्व किसी एक चीज से हटाकर किसी दूसरी कम महत्वपूर्ण चीज पर डाल दिया जाता है। ये सेंसर को धोखा देने का सबसे चालाक तरीका है। अगर कंडेंसेशन विचारों को मिलाने का काम है, तो डिस्प्लेसमेंट भावनाओं को उनकी असली जगह से हटाने का काम है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण वही बॉस वाला है जिसके बारे में हमने पहले बात की थी। मान लीजिए आपको अपने बॉस पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, आप उससे नफरत करते हैं। ये एक बहुत ही तीव्र और खतरनाक भावना है। अगर आप सपने में देखेंगे कि आप अपने बॉस पर चिल्ला रहे हैं, तो इससे आपको बहुत चिंता होगी और सेंसर आपको जगा सकता है। तो आपका मन डिस्प्लेसमेंट का इस्तेमाल करेगा। वो बॉस पर महसूस होने वाले उस तीव्र गुस्से को वहां से हटाएगा और उसे किसी महत्वहीन चीज पर विस्थापित कर देगा। हो सकता है आप सपना देखें कि आप रास्ते पर चलते हुए एक छोटे से पत्थर से ठोकर खाकर गिर जाते हैं और फिर आप उस पत्थर पर बेतहाशा चिल्लाने लगते हैं, उसे गालियां देने लगते हैं। यहाँ पर जो तीव्र भावना गुस्सा है वो असली है, लेकिन उसका जो निशाना टारगेट है वो नकली है। आपने बॉस पर आने वाले गुस्से को एक निर्जीव पत्थर पर निकाल दिया। सपने ने आपकी भावना को एक आउटलेट दे दिया, लेकिन उसके असली स्रोत को छिपाकर। सेंसर ने देखा कि आप एक पत्थर पर गुस्सा कर रहे हैं जो कि कोई विशेष बात नहीं है, और उसने उसे जाने दिया। लेकिन असल में उस पत्थर ने आपके बॉस का प्रतिनिधित्व किया। डिस्प्लेसमेंट हमारे रोजमर्रा के जीवन में भी हर समय होता है। आपने अक्सर देखा होगा कि लोग ऑफिस का गुस्सा घर आकर अपने बच्चों या जीवन साथी पर निकाल देते हैं। यह डिस्प्लेसमेंट का एक क्लासिक उदाहरण है, क्योंकि बॉस पर गुस्सा निकालना खतरनाक हो सकता है, इसलिए मन उस गुस्से को एक सुरक्षित टारगेट पर विस्थापित कर देता है। फ्रायड का मानना था कि कई तरह के फोबिया या बेवजह के डर भी डिस्प्लेसमेंट का ही नतीजा होते हैं। हो सकता है किसी व्यक्ति का असली डर किसी गहरी मनोवैज्ञानिक चीज से संबंधित हो, लेकिन उसने उस डर को किसी बाहरी चीज पर विस्थापित कर दिया हो, जैसे छिपकली का डर या ऊंचाई का डर। सपनों का विश्लेषण हमें इन विस्थापित भावनाओं को उनके असली स्रोत तक वापस ले जाने में मदद करता है। तो कंडेंसेशन और डिस्प्लेसमेंट मिलकर सपनों को उनका वो अजीब, अतार्किक और भ्रामक रूप देते हैं जिसे हम पहचानते हैं। कंडेंसेशन कई विचारों को एक में मिलाकर उसे जटिल बना देता है, और डिस्प्लेसमेंट भावना को उसके असली लक्ष्य से हटाकर उसे भ्रामक बना देता है। ये दोनों मिलकर एक ऐसा मैनिफेस्ट कंटेंट तैयार करते हैं जो लेटेंट कंटेंट से बहुत दूर और बहुत अलग दिखाई देता है। फ्रायड ने एक और प्रक्रिया का जिक्र किया था जिसे रिप्रेजेंटेशन या प्रतीकीकरण कहते हैं, जहां अमूर्त विचारों को ठोस तस्वीरों में बदला जाता है। जैसे अधिकार के विचार को किसी राजा या पुलिस वाले की तस्वीर में बदल देना। ये सब मिलकर ड्रीम वर्क को पूरा करते हैं। इन औजारों को समझना हमें सिर्फ सपनों के बारे में नहीं, बल्कि प्रोपेगेंडा, विज्ञापन और राजनीति के बारे में भी बहुत कुछ सिखाता है। ये सभी क्षेत्र इन्हीं मनोवैज्ञानिक तकनीकों का इस्तेमाल करते हैं। विज्ञापन अक्सर कई अच्छी भावनाओं, खुशी, परिवार, सफलता को एक प्रोडक्ट में कंडेंस कर देते हैं। राजनीतिक भाषण अक्सर लोगों के गुस्से को असली मुद्दों से डिस्प्लेस करके किसी एक समुदाय या दुश्मन देश पर केंद्रित कर देते हैं। इस तरह ये तकनीकें हमारे जागते हुए जीवन में भी हमें प्रभावित कर रही होती हैं। अगर आप अपने मन की इन कारीगरी को समझ जाएं, तो आप बाहरी दुनिया की चालाकियों को भी बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। अब जब हम यह समझ चुके हैं कि हमारा मन विचारों को मिलाता है और भावनाओं को उनकी जगह से हटाता है, तो एक और सवाल सामने आता है। क्या कुछ ऐसी तस्वीरें या प्रतीक भी हैं जिनका मतलब हमेशा एक जैसा रहता है? क्या सपनों की अपनी एक डिक्शनरी होती है? फ्रायड का मानना था कि हाँ, कुछ प्रतीक सार्वभौमिक होते हैं जो ज्यादातर लोगों के सपनों में एक ही मतलब रखते हैं। ये प्रतीक हमारी साझा इंसानी विरासत का हिस्सा है। ये प्रतीक क्या हैं और इनका हमारी जिंदगी में क्या महत्व है? क्या वाकई राजा का मतलब हमेशा पिता और सांप का मतलब हमेशा एक ही होता है? इसी रहस्यमयी प्रतीकों की दुनिया में हम अगले अध्याय में कदम रखेंगे। अध्याय नंबर 6, प्रतीकों की पहेली। सपनों में सिंबल्स का मतलब। वो तस्वीरें जो एक जैसी कहानी कहती हैं। हमारी अब तक की यात्रा में हमने सपनों के कई पेचीदा रास्तों को पार किया है। हमने सीखा कि सपने इच्छा पूर्ति हैं। उनके 2 चेहरे होते हैं, एक सेंसर उन पर पहरा देता है और कंडेंसेशन, डिस्प्लेसमेंट जैसे औजारों से उनका रूप बदला जाता है। अब हम एक ऐसे विषय पर आ गए हैं जो शायद सपनों के बारे में सबसे ज्यादा आकर्षक और सबसे ज्यादा विवादित भी है। सपनों में प्रतीकों या सिंबल्स का इस्तेमाल। क्या सपनों की अपनी कोई गुप्त भाषा
कोई सिंबल डिक्शनरी होती है? क्या कुछ चीजें ऐसी हैं जिनका सपने में आने का मतलब हर इंसान के लिए एक जैसा होता है? सिगमंड फ्रायड का जवाब था हाँ, काफी हद तक। और इसी विचार ने सपनों के विश्लेषण को एक नई दिशा दी। फ्रायड का मानना था कि कंडेंसेशन और डिस्प्लेसमेंट के अलावा हमारा मन एक और बहुत शक्तिशाली तकनीक का इस्तेमाल करता है, जिसे सिंबोलिज्म या प्रतीकीकरण कहते हैं। ये वो प्रक्रिया है जहां अचेतन मन अपनी कुछ खास बातों को, खासकर उन बातों को जो यौनता या शरीर के अंगों से संबंधित होती हैं, कहने के लिए कुछ निश्चित प्रतीकों का इस्तेमाल करता है। फ्रायड का तर्क था कि यौनता से संबंधित बातें सबसे ज्यादा वर्जित होती हैं। हमारा सेंसर उनके प्रति सबसे ज्यादा सख्त होता है। इसलिए मन ने इन विचारों को व्यक्त करने के लिए एक पूरी सांकेतिक भाषा ही विकसित कर ली है। और यह भाषा काफी हद तक सार्वभौमिक है, क्योंकि यह हमारे साझा मानवीय अनुभवों और शारीरिक बनावट पर आधारित है। फ्रायड ने अपनी किताब में ऐसे कई सार्वभौमिक प्रतीकों की एक सूची दी जो उस समय के लिए बहुत ही चौंकाने वाली थी। उन्होंने दावा किया कि सपनों में आने वाली कोई भी लंबी, नुकीली या सीधी चीज जो ऊपर की ओर उठती है, जैसे कि स्टिक, छाता, खंभा, वृक्ष, टावर या कोई हथियार जैसे चाकू, तलवार या बंदूक, अक्सर पुरुष जननांग का प्रतीक होती है। इसी तरह कोई भी खोखली, गोल या पात्र जैसी चीज जिसमें कुछ रखा जा सके, जैसे कि बक्सा, अलमारी, कमरा, गुफा, कप या जहाज, अक्सर स्त्री जननांग का प्रतीक होती है। ये सुनकर आपको शायद अजीब लगे, लेकिन फ्रायड का तर्क था कि ये समानताएं हमारे अचेतन मन में गहराई से बसी हुई हैं। उन्होंने यह भी कहा कि ऊपर जाना, हवा में तैरना या किसी मशीन को चलाना जैसी क्रियाएं अक्सर यौन क्रिया का प्रतीक होती हैं। राजा और रानी का मतलब अक्सर माता पिता होता है। छोटे जानवर या कीट पतंग अक्सर छोटे भाई बहन या बच्चों के प्रतीक होते हैं। पानी में जाना या पानी से बाहर आना अक्सर जन्म का प्रतीक होता है। दांतों का टूटना या गिरना अक्सर यौन शक्ति खोने के डर या किसी तरह की नपुंसकता से संबंधित हो सकता है। फ्रायड के इन विचारों ने टहलका मचा दिया। आलोचकों ने उन पर यह आरोप लगाया कि वो हर चीज को यौनता से संबंधित करके देखते हैं। एक प्रसिद्ध मजाक भी है कि कभी कभी सिगार सिर्फ एक सिगार ही होता है, जो यह कहने की कोशिश करता है कि फ्रायड हर चीज में छिपा हुआ यौन प्रतीक खोज लेते थे। लेकिन फ्रायड का बचाव यह था कि ये प्रतीक इसलिए इतने आम हैं क्योंकि यौनता और उससे संबंधित वर्जनाएं हमारे समाज और मनोविज्ञान का एक केंद्रीय हिस्सा हैं। हमारा सेंसर इन्हीं विचारों को लेकर सबसे ज्यादा सतर्क रहता है, इसलिए मन को इन्हें छिपाने के लिए सबसे ज्यादा प्रतीकों का इस्तेमाल करना होता है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि ऐसा नहीं है कि ये प्रतीक हमेशा और हर सपने में यही मतलब रखते हैं। किसी सैनिक के सपने में बंदूक का आना उसके पेशे से संबंधित हो सकता है, जरूरी नहीं कि वो हमेशा एक यौन प्रतीक ही हो। लेकिन अगर सपने का बाकी हिस्सा और व्यक्ति की जिंदगी की परिस्थितियां उस ओर इशारा कर रही हों, तो इन सार्वभौमिक प्रतीकों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अब यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझने की है, जो फ्रायड के बाद के कई मनोवैज्ञानिकों ने भी कही। जहाँ कुछ प्रतीक सार्वभौमिक हो सकते हैं, वहीं ज्यादातर प्रतीक बहुत ही व्यक्तिगत होते हैं। हर व्यक्ति की अपनी एक निजी प्रतीकों की डिक्शनरी होती है, जो उसके अपने जीवन के अनुभवों, उसकी यादों और उसकी भावनाओं से बनती है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए दो लोग सपने में एक सेब देखते हैं। फ्रायड के अनुसार सेब स्त्री स्तनों का प्रतीक हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है। पहले व्यक्ति के लिए, जिसे बचपन में उसकी दादी रोज सेब खिलाती थी, सपने में सेब का आना शायद दादी के प्यार, सुरक्षा और अपनेपन की भावना का प्रतीक हो। दूसरे व्यक्ति के लिए, जो एक कंप्यूटर कंपनी में काम करता है जिसका लोगो एक सेब है, सपने में सेब का आना शायद उसके काम, उसके तनाव या उसकी महत्वाकांक्षाओं का प्रतीक हो। तो देखा आपने, एक ही प्रतीक का मतलब दो अलग अलग लोगों के लिए कितना अलग हो सकता है। इसीलिए सपनों का विश्लेषण करते समय हमें दोनों बातों का ध्यान रखना चाहिए। हमें फ्रायड द्वारा बताए गए सार्वभौमिक प्रतीकों के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि वो हमें एक दिशा दे सकते हैं, लेकिन हमें कभी भी आंख बंद करके उन पर भरोसा नहीं करना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण है यह खोजना कि उस प्रतीक का आपके लिए क्या मतलब है। जब आप अपने सपने के किसी प्रतीक के बारे में सोचें, तो फ्रायड की फ्री एसोसिएशन तकनीक का इस्तेमाल करें, यानी उस प्रतीक से आपके मन में जो भी पहला विचार, जो भी पहली भावना
या जो भी पहली याद आती है उसे बिना किसी रोक टोक के आने दें। मान लीजिए आपने सपने में एक पुल देखा। अब सोचिए, पुल शब्द से आपके मन में क्या आता है? क्या यह दो जगहों को मिलाने का प्रतीक है? क्या यह किसी रिश्ते को मिलाने की कोशिश है? या क्या यह किसी मुश्किल को पार करने का प्रतीक है? हो सकता है आपके शहर में कोई खास पुल हो जिससे आपकी कोई खास याद संबंधित हो। वो याद क्या है? क्या वो खुशी की है या दुख की? इस तरह से फ्री एसोसिएशन करके आप उस प्रतीक के अपने व्यक्तिगत मतलब तक पहुंच सकते हैं। अगर आपको भी कोई ऐसा प्रतीक सपने में बार बार दिखता है, जैसे कोई खास जानवर, कोई रंग या कोई जगह, तो कमेंट्स में उस प्रतीक का नाम लिखें। शायद दूसरों के अनुभव जानकर आपको अपने प्रतीक को समझने में कोई नई दृष्टि मिले। प्रतीकों की यह दुनिया हमें सिखाती है कि हमारा मन कितना रचनात्मक और काव्यात्मक है। वो सीधे सीधे बात नहीं करता, वो कवियों की तरह बात करता है। उपमाओं, रूपकों और प्रतीकों का इस्तेमाल करता है। वो गुस्से को आग के रूप में दिखा सकता है, अवसर को खुले दरवाजे के रूप में और उलझन को एक घने जंगल के रूप में। जब हम इस भाषा को समझने लगते हैं तो हम अपने मन की रचनात्मकता की सराहना करने लगते हैं। हम ये समझ पाते हैं कि हमारे अंदर भी एक कलाकार, एक कवि छिपा हुआ है जो रात के अंधेरे में अपनी कहानियां बुनता है। तो इस अध्याय का सार यह है कि सपनों की एक सांकेतिक भाषा होती है, लेकिन उसकी कोई एक निश्चित डिक्शनरी नहीं होती। कुछ शब्द सार्वभौमिक हो सकते हैं, लेकिन ज्यादातर शब्दों का अर्थ बोलने वाले पर निर्भर करता है। फ्रायड ने हमें कुछ आम प्रतीकों की एक गाइड बुक दी, लेकिन उन्होंने हमें यह भी सिखाया कि असली मतलब तो हमें अपने मन के अंदर ही खोजना होगा। सपनों का विश्लेषण किसी गणित के सवाल को हल करने जैसा नहीं है जिसका एक ही सही जवाब हो। यह एक कविता को समझने जैसा है जिसके कई अर्थ हो सकते हैं और हर अर्थ अपने आप में सही हो सकता है। अब हम सपनों की बनावट और उनकी भाषा के बारे में काफी कुछ जान चुके हैं, लेकिन एक बहुत ही व्यावहारिक सवाल अभी भी बचा है। हमारे सपनों की कहानियां आखिर आती कहां से हैं? क्या वो पूरी तरह से हमारे अचेतन मन की कल्पना होती है या उनका हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से भी कोई लेना देना होता है? फ्रायड ने पाया कि हमारे दिन भर के छोटे छोटे महत्वहीन लगने वाले अनुभव अक्सर हमारे खास और महत्वपूर्ण सपनों के लिए कच्चा माल बनते हैं। ये कैसे होता है? दिन की धूल कैसे रात के सपनों का सोना बन जाती है? इसी दिलचस्प प्रक्रिया को हम समझेंगे अगले अध्याय में। अध्याय नंबर 7, दिन के अवशेष, असल जिंदगी का सपनों पर असर। कैसे दिन की धूल रात का सोना बनती है। अब तक हम सपनों की रहस्यमयी और गहरी दुनिया में गोते लगा रहे थे। हमने अचेतन मन, सेंसर, कंडेंसेशन, डिस्प्लेसमेंट और प्रतीकों जैसी जटिल बातों को समझा। ये सब मिलकर सपनों की क्यों और कैसे की कहानी बताते हैं। लेकिन अब हम एक ऐसे पहलू पर बात करेंगे जो सपनों को हमारी असल जागृत जिंदगी से सीधे सीधे मिलाता है। ये एक ऐसा पुल है जो हमारी दिन भर की भागम भाग को रात के सन्नाटे में आने वाले सपनों से कनेक्ट करता है। फ्रायड ने इस कनेक्शन को एक बहुत ही दिलचस्प नाम दिया, डेज रेसिड्यू या दिन के अवशेष। ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है क्योंकि यह हमें सिखाता है कि सपनों का कच्चा माल अक्सर हमारी अपनी ही जिंदगी से आता है। दिन के अवशेष का मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है जागते समय के, खासकर पिछले 1 या 2 दिन के हमारे अनुभव, विचार और भावनाएं जो हमारे मन में ताजा होती हैं। ये अक्सर बहुत ही छोटी मोटी और महत्वहीन लगने वाली बातें हो सकती हैं, जैसे रास्ते में देखा हुआ कोई विज्ञापन, किसी दोस्त से हुई कोई हल्की फुल्की बातचीत, अध्ययन की हुई कोई किताब की लाइन या कोई धुन जो आप दिन भर गुनगुनाते रहे। फ्रायड ने पाया कि हमारे सपने अक्सर इन ताजा और अक्सर महत्वहीन लगने वाले दिन के अवशेषों को अपनी कहानी में बुन लेते हैं। हो सकता है आपने दिन में किसी सहकर्मी को पीले रंग की शर्ट पहने देखा हो और रात को आपको सपना आए कि आप एक पीले रंग का वाहन चला रहे हैं। हो सकता है आपने टीवी पर किसी रेगिस्तान का सीन देखा हो और रात को आप सपने में खुद को रेगिस्तान में पाएं। पहली नजर में यह बहुत सामान्य सी बात लगती है। हमारा मन दिन की बातों को ही तो रात में दोहरा रहा है। लेकिन फ्रायड की प्रतिभा यहीं पर सामने आती है। उन्होंने कहा कि यह प्रक्रिया इतनी सीधी नहीं है। सपने इन दिन के अवशेषों को इसलिए नहीं उठाते क्योंकि वो महत्वपूर्ण हैं, बल्कि वो उन्हें इसलिए उठाते हैं क्योंकि वो महत्वहीन और ताजा हैं। और यही बात उन्हें सेंसर की नजरों से बचने के लिए एक बेहतरीन मुखौटा बनाती है। इसे गहराई से समझते हैं। हमने बात की थी कि हमारे अचेतन मन में बहुत गहरी, पुरानी और शक्तिशाली इच्छाएं दबी होती हैं।
ये इच्छाएं अक्सर बचपन से संबंधित होती हैं और बहुत ही ज्यादा भावनात्मक ऊर्जा से लबालब होती हैं। शक्तिशाली इच्छाओं को बहुत अच्छे से पहचानता है और उन्हें सीधे सीधे बाहर नहीं आने देता। तो अचेतन मन एक चालाकी करता है। वो इन गहरी पुरानी इच्छाओं में से किसी एक को लेता है और उसे हाल के किसी दिन के अवशेष के साथ मिला देता है। इसे एक उदाहरण से समझिए। मान लीजिए आपके अचेतन मन में बचपन से अपने पिता के प्रति गुस्सा और उनसे मुकाबला करने की एक दबी हुई इच्छा है। ये एक बहुत ही शक्तिशाली और वर्जित भावना है। सेंसर इसे कभी सीधे बाहर नहीं आने देगा। अब मान लीजिए कल ऑफिस में आपके बॉस ने आपको किसी छोटी सी बात पर डांट दिया। यह एक दिन का अवशेष है, यह ताजा है, लेकिन बहुत ज्यादा भावनात्मक रूप से चार्ज नहीं है। अब रात में आपका अचेतन मन क्या करेगा? वो पिता के प्रति उस गहरे पुराने गुस्से को लेगा और उसे बॉस द्वारा डांटे जाने की हाल की घटना के साथ मिला देगा। और आपको सपना आएगा कि आप अपने बॉस से संघर्ष कर रहे हैं, उस पर चिल्ला रहे हैं या उसे किसी बहस में हरा रहे हैं। यहाँ पर सपने ने अपनी कहानी का प्लॉट तो दिन के अवशेष से उठाया, लेकिन उस कहानी को चलाने वाली जो भावनात्मक ऊर्जा थी, जो गुस्सा था, वो बहुत पुरानी और गहरी जगह से आया। सपने ने हाल की एक महत्वहीन घटना को एक शक्तिशाली प्राचीन भावना को बाहर निकालने के लिए एक ट्रांसफर स्टेशन की तरह इस्तेमाल किया। सेंसर ने देखा कि सपना तो हाल की ऑफिस की घटना के बारे में है और उसने उसे ज्यादा खतरनाक नहीं समझा, लेकिन असल में उस सपने ने बचपन के एक बहुत अहम संघर्ष को बाहर निकाला। फ्रायड ने इस प्रक्रिया की तुलना एक ऐसे व्यापारी से की जो अपना काला धन सफेद करना चाहता है। वो सीधे सीधे उस पैसे को बैंक में जमा नहीं कर सकता, वो थाम लिया जाएगा। तो वो क्या करता है? वो एक छोटा मोटा कानूनी दिखने वाला व्यापार शुरू करता है और अपने काले धन को कुछ कुछ करके उस व्यापार के मुनाफे के तौर पर दिखाता है। बाहर से सब कुछ कानूनी लगता है, लेकिन असल में पैसा कहीं और से आ रहा है। हमारे सपने भी ठीक यही करते हैं। वो दिन की छोटी मोटी घटनाओं के पर्दे के पीछे से हमारी गहरी और दबी हुई भावनाओं का व्यापार करते हैं। इस कॉन्सेप्ट का हमारे लिए क्या महत्व है? ये हमें सपनों के विश्लेषण के लिए एक बहुत ही प्रैक्टिकल टूल देता है। जब भी आप कोई सपना देखें और उसे समझने की कोशिश करें, तो सबसे पहले खुद से यह सवाल पूछें, पिछले 1-2 दिन में ऐसा क्या हुआ था जो इस सपने से संबंधित हो सकता है? अपने दिन की घटनाओं को याद करें, चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों ना हो। क्या आपने कोई खास फिल्म देखी, किसी से कोई खास बात की, कुछ ऐसा अध्ययन किया या सुना जो आपके दिमाग में अटक गया? अक्सर आपको सपने के मैनिफेस्ट कंटेंट और दिन के किसी अवशेष के बीच एक सीधा लिंक मिल जाएगा। जैसे ही आपको वो लिंक मिलता है, आपको एक सिरा मिल जाता है। अब आप उस सिरे को थाम कर गहरे में उतर सकते हैं। फिर आप खुद से पूछ सकते हैं, ठीक है, सपने ने यह बाहरी कहानी तो दिन की इस घटना से ली, लेकिन इसके पीछे की भावना, इसके पीछे की ऊर्जा कहाँ से आ रही है? ये सपना मेरी किस पुरानी गहरी चिंता या इच्छा से संबंधित है? इस तरह दिन के अवशेष लेटेंट कंटेंट तक पहुंचने के लिए एक स्टार्टिंग पॉइंट, एक शुरुआती बिंदु बन जाते हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी रोजमर्रा की जिंदगी आपके सपनों पर बहुत असर डालती है, तो कमेंट्स में लाइफ इन ड्रीम्स लिखकर बताएं। ये एक बहुत ही आम अनुभव है और अब आप जानते हैं कि इसके पीछे का मनोवैज्ञानिक कारण क्या है। ये हमें यह भी सिखाता है कि हमारे मन के लिए कोई भी अनुभव बेकार नहीं जाता। हर छोटी बड़ी बात कहीं ना कहीं दर्ज हो जाती है और सपनों के माध्यम से फिर से सतह पर आ सकती है। ये हमें अपने दैनिक जीवन के प्रति और ज्यादा जागरूक होने के लिए भी प्रेरित करता है। हम दिन में जिन विचारों और भावनाओं के संपर्क में आते हैं, वो रात में हमारे सपनों का हिस्सा बन सकते हैं। तो दिन के अवशेष का सिद्धांत सपनों को रहस्य की दुनिया से निकालकर हमारी ठोस वास्तविक जिंदगी के साथ मिलाता है। ये बताता है कि सपने आसमान से नहीं टपकते, उनका बीज हमारी ही जिंदगी की मिट्टी में बोया जाता है। वो हमारी दिन भर की बिखरी हुई खंडों को मिलाकर एक नई कहानी बुनते हैं, एक ऐसी कहानी जिसका बाहरी हिस्सा तो जाना पहचाना लगता है, लेकिन जिसकी आत्मा बहुत गहरी और अनजानी होती है। ये सिद्धांत फ्रायड के जीनियस का एक और उदाहरण है कि कैसे उन्होंने एक सामान्य सी दिखने वाली बियोबाख्तुम के पीछे एक गहरा मनोवैज्ञानिक मैकेनिज्म खोज निकाला। अब तक हमने जिन सपनों की बात की, वो या तो सीधे साधे इच्छा पूर्ति वाले थे या फिर अजीबोगरीब और सांकेतिक थे। लेकिन सपनों की एक और किस्म है जो हम सबको सबसे ज्यादा परेशान करती है, बुरे सपने या दुःस्वप्न। वो सपने जिनमें हम डरते हैं, चिंता करते हैं
या दर्द महसूस करते हैं। अगर हर सपना इच्छा की पूर्ति है, तो फिर ये डरावने सपने इस सिद्धांत को कैसे सही ठहराते हैं? क्या डरना या चिंता करना भी हमारी कोई छिपी हुई इच्छा हो सकती है? फ्रायड ने इस मुश्किल सवाल का भी जवाब देने की कोशिश की और उनका जवाब बहुत ही चौंकाने वाला और गहरा है। इसी पहेली को हम अगले अध्याय में सुलझाएंगे। अध्याय नंबर 8, डर और चिंता के सपने। जब सपने डरावने हो जाएं, नाइटमेयर के पीछे छिपी इच्छा। हमारी यात्रा के इस चरण पर हम फ्रायड के सिद्धांत की सबसे मुख्य चुनौती का सामना करने जा रहे हैं। एक सवाल जो हर उस व्यक्ति के मन में उठता है जो फ्रायड के इच्छा पूर्ति सिद्धांत के बारे में सुनता है, वो ये है, अगर हर सपना किसी इच्छा की पूर्ति है, तो फिर दुःस्वप्न या नाइटमेयर का क्या? उन डरावने सपनों का क्या जिनमें हम पीछा किए जाते हैं, गिरते हैं, किसी अपने को खो देते हैं या दर्द में होते हैं? कौन ऐसी भयानक चीजों की इच्छा करेगा? यह एक वाजिब और शक्तिशाली दलील है। अगर फ्रायड इस सवाल का संतोषजनक जवाब नहीं दे पाते, तो उनका पूरा सिद्धांत ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगा। लेकिन फ्रायड ने इस चुनौती को स्वीकार किया और चिंता और डर वाले सपनों की एक बहुत ही गहरी और जटिल व्याख्या प्रस्तुत की। फ्रायड ने माना कि चिंता वाले सपने उनके सिद्धांत के लिए सबसे मुख्य बाधा हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि इन सपनों को समझने के लिए हमें दो मुख्य संभावनाओं पर विचार करना होगा। पहली संभावना यह है कि यहाँ पर भी इच्छा पूर्ति का सिद्धांत काम कर रहा है, लेकिन हम उसे देख नहीं पा रहे हैं। और दूसरी संभावना यह है कि यह उन मामलों में से एक है जहां हमारा ड्रीम वर्क या सपनों का मैकेनिज्म फेल हो गया है। चलिए इन दोनों को एक एक करके समझते हैं। पहली संभावना पर आते हैं कि डरावने सपने भी किसी न किसी इच्छा की पूर्ति होते हैं। यह सुनने में बहुत ही अजीब लगता है, लेकिन फ्रायड ने इसके पक्ष में कुछ तर्क दिए। उन्होंने सजा की इच्छा का विचार सामने रखा। उनका मानना था कि हम सबके अंदर हमारे सुपर ईगो या सेंसर के कारण एक अपराध बोध की भावना होती है। जब हम कोई ऐसा काम करते हैं या कोई ऐसा विचार सोचते हैं जो हमारे नैतिक मानकों के खिलाफ होता है, तो हमारा मन एक तरह की बेचैनी महसूस करता है। इस बेचैनी को दूर करने का एक तरीका है खुद को सजा देना। जब हमें सजा मिल जाती है तो हमारा अपराध बोध कम हो जाता है। फ्रायड का तर्क था कि कुछ डरावने सपने इसी सजा की इच्छा की पूर्ति होते हैं। मान लीजिए आपने किसी के साथ कुछ गलत किया है और आप अंदर ही अंदर अपराध बोध से ग्रस्त हैं, तो हो सकता है आपको एक ऐसा सपना आए जिसमें आपको कोई सजा मिल रही है, जैसे आप पुलिस से थामे जा रहे हैं या आपको कोई चोट लग रही है। ऊपर से देखने पर यह एक डरावना सपना है, लेकिन गहराई में यह आपके अपराध बोध को कम करके आपको राहत देने की इच्छा को पूरा कर रहा है। यह एक बहुत ही घुमावदार तरीका है, लेकिन यह मन के काम करने के जटिल तरीकों में से एक हो सकता है। एक और गहरा और परेशान करने वाला विचार जो फ्रायड ने दिया, वो मैसोकिज्म से संबंधित है, यानी दर्द या अपमान से यौनिक या मानसिक सुख प्राप्त करने की प्रवृत्ति। फ्रायड का मानना था कि कुछ लोगों में यह प्रवृत्ति दबी हुई हो सकती है और उनके डरावने सपने असल में इस दबी हुई मैसोकिस्टिक इच्छा की पूर्ति हो सकते हैं। यह एक बहुत ही चरम और विवादित व्याख्या है और यह हर किसी पर लागू नहीं होती, लेकिन फ्रायड के अनुसार यह भी एक संभावना है। इसके अलावा, जैसा कि हमने पहले भी बात की थी, किसी प्रतियोगी या दुश्मन के लिए दुर्भाग्य की इच्छा भी एक डरावने सपने का रूप ले सकती है। जैसे किसी की मौत का सपना देखना, जो देखने में तो डरावना है, पर असल में वो किसी दबी हुई नफरत या ईर्ष्या की इच्छा को पूरा कर रहा है। इन सभी मामलों में सपने का मैनिफेस्ट कंटेंट तो भयानक है, लेकिन उसका लेटेंट कंटेंट किसी न किसी विकृत इच्छा की पूर्ति ही है। अब आते हैं दूसरी और शायद ज्यादा आम संभावना पर। फ्रायड ने माना कि कभी कभी सपने में महसूस होने वाली चिंता इस बात का संकेत है कि सेंसर अपना काम ठीक से नहीं कर पाया, यानी दमन की गई कोई भावना या विचार इतना ज्यादा शक्तिशाली था कि वो सेंसर के सुरक्षा घेरों को भेद कर लगभग अपने असली रूप में बाहर आने में कामयाब हो गया। जब ऐसा होता है तो सेंसर एक आखिरी बचाव का रास्ता अपनाता है। वो चिंता या डर की भावना उत्पन्न करता है। यह चिंता एक तरह का अलार्म है जो हमें बताता है कि कुछ वर्जित चीज सतह पर आ रही है। अगर वो विचार बहुत ज्यादा खतरनाक होता है तो यह चिंता इतनी अधिक हो जाती है कि हम जाग जाते हैं। हमारा जागना ही सेंसर की अंतिम जीत है, क्योंकि उसने हमें उस अस्वीकार्य विचार का पूरी तरह से सामना करने से बचा लिया। इसे ऐसे समझें, मान लीजिए एक बांध है जो पानी को रोके हुए है। अगर पानी का दबाव बहुत ज्यादा हो जाए तो बांध में दरारें आने लगती हैं और पानी रिसने लगता है।
सपने में महसूस होने वाली हल्की चिंता उसी रिसाव की तरह है। और अगर पानी का दबाव इतना अधिक हो जाए कि बांध टूटने का खतरा हो, तो एक इमरजेंसी अलार्म बज उठता है जो सबको वहां से हटने के लिए कहता है। नाइटमेयर से हमारा जाग जाना उसी इमरजेंसी अलार्म की तरह है। तो इस मामले में सपना इच्छा पूर्ति में असफल हो गया। वो दबी हुई भावना को एक हानि रहित रूप में नहीं बदल पाया और नतीजा हुआ चिंता और डर। यह व्याख्या उन लोगों के लिए ज्यादा मायने रखती है जो किसी खास आघात या ट्रॉमा से गुजरे हों, जैसे युद्ध से लौटे सैनिक या किसी दुर्घटना के शिकार लोग। उनके सपने में वो दर्दनाक घटना बार बार लगभग अपने असली रूप में आती है, क्योंकि वो इतनी शक्तिशाली होती है कि सेंसर उसे काबू में नहीं कर पाता। अगर आपको भी कभी कभी चिंता भरे सपने आते हैं, तो ये सोचने की कोशिश करें कि आपकी जिंदगी में ऐसा कौन सा तनाव या डर है जिसे आप दिन में दबाने की कोशिश कर रहे हैं। शायद आपका सपना उसी दबे हुए डर को बाहर लाने की एक कोशिश है। कमेंट्स में एंग्जाइटी ड्रीम लिखकर बताएं अगर आप इस बात से रिलेट कर पाते हैं। यह जानना कि ये सपने हमारे दबे हुए तनाव का संकेत हैं, हमें उन्हें जुगत करने के लिए प्रेरित कर सकता है। फ्रायड ने एक और दिलचस्प बात कही। उन्होंने कहा कि कभी कभी सपने में चिंता का स्रोत सपने की कहानी नहीं बल्कि कुछ और होता है। उदाहरण के लिए हो सकता है सपने का लेटेंट विचार यौन प्रकृति का हो, जिसे सेंसर ने सफलतापूर्वक दमन कर दिया हो, लेकिन उस यौन विचार से संबंधित जो ऊर्जा या उत्तेजना थी वो कहीं तो जाएगी। तो मन उस ऊर्जा को चिंता की भावना में बदल देता है। तो आपको सपने में चिंता तो महसूस होती है, लेकिन आप समझ नहीं पाते कि क्यों, क्योंकि जिस विचार से वो चिंता उत्पन्न हुई वो तो अभी भी छिपा हुआ है। ये बहुत ही जटिल प्रक्रिया है, लेकिन यह समझाती है कि क्यों कभी कभी हम बिना किसी डरावनी कहानी के भी सपने में बेवजह की घबराहट महसूस करते हैं। तो डर और चिंता वाले सपनों के लिए फ्रायड का जवाब बहुस्तरीय है। वो या तो किसी छिपी हुई और विकृत इच्छा की पूर्ति हो सकते हैं, या फिर वो सेंसर की नाकामी का नतीजा हो सकते हैं, जहां दबी हुई भावना बहुत शक्तिशाली साबित होती है। दोनों ही मामलों में ये सपने हमें हमारे मन के सबसे गहरे और सबसे परेशान करने वाले कोनों की एक झलक देते हैं। वो हमें हमारे अनसुलझे संघर्षों, हमारे दबे हुए अपराध बोध और हमारे सबसे खास डरों से मिलवाते हैं। उन्हें सिर्फ एक बुरा सपना कहकर खारिज कर देना खुद को जानने का एक अहम मौका गंवा देने जैसा है। अब जब हमने सपनों के लगभग हर पहलू को छू लिया है, उनकी बनावट, उनकी भाषा, उनके स्रोत और उनके प्रकार, तो अब हम सबसे प्रैक्टिकल सवाल पर आते हैं। हम इस सारे ज्ञान का इस्तेमाल करके अपने खुद के सपनों को कैसे समझ सकते हैं? क्या कोई ऐसा तरीका है, कोई ऐसी विधि है जिससे हम अपने सपनों के मैनिफेस्ट कंटेंट से उनके लेटेंट कंटेंट तक पहुंच सकें? फ्रायड ने सिर्फ सिद्धांत ही नहीं दिए, उन्होंने सपनों के विश्लेषण की एक पूरी तकनीक भी विकसित की। यही तकनीक हम सीखेंगे अपने अगले अध्याय में, जो आपको अपने मन का जासूस बनने में मदद करेगी। अध्याय नंबर 9, सपनों का विश्लेषण। अपने सपनों को कैसे समझें? आपके अपने मन का जासूस बनने की कला। अब तक हमने सिगमंड फ्रायड के साथ सपनों की दुनिया में एक लंबी और गहरी यात्रा की है। हमने सिद्धांतों को समझा, मन की कारीगरी को देखा और सपनों के अलग अलग रूपों को जाना। लेकिन अब वो समय आ गया है जब हम इस सारे ज्ञान को अमल में लाएं। यह अध्याय सबसे ज्यादा व्यावहारिक होने वाला है। इसमें हम सीखेंगे कि आप खुद अपने सपनों के विश्लेषक कैसे बन सकते हैं। फ्रायड ने जो तकनीकें अपने मरीजों के साथ इस्तेमाल की, उन्हीं तकनीकों को हम एक सरल गाइड के रूप में समझेंगे, ताकि आप अपने सपनों के छिपे हुए संदेशों को डिकोड कर सकें। यह आपके अपने मन का जासूस बनने जैसा है, जहां सुराग आपके सपने हैं और मुजरिम या खजाना आपके ही अचेतन मन में छिपा है। पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है सपने को याद रखना और उसे दर्ज करना। यह सुनने में बहुत आसान लगता है, लेकिन यह सबसे मुश्किल कामों में से एक है। हमारे सपने बहुत नाजुक होते हैं। जागने के कुछ ही मिनटों के अंदर वो हमारे दिमाग से भाप बनकर उड़ जाते हैं। फ्रायड का मानना था कि यह भी सेंसर का ही एक काम है, जो नहीं चाहता कि हम उन वर्जित विचारों के बारे में ज्यादा सोचें। इसीलिए आपको एक आदत बनानी होगी। अपने बिस्तर के पास एक नोटबुक और पेन या अपना फोन रखें। जैसे ही आपकी आंख खुले, बिना हिले डुले या किसी और चीज के बारे में सोचे, सबसे पहले अपने सपने को याद करने की कोशिश करें। जो भी याद आए, चाहे वो कितना भी टूटा फूटा, अधूरा या बेतुका क्यों ना लगे, उसे तुरंत लिख लें। हर छोटी से छोटी डिटेल लिखें। कौन लोग थे, जगह कैसी थी, क्या रंग दिखे,
क्या आवाजें सुनाई दी? और सबसे जरूरी, आपने सपने में कैसा महसूस किया? क्या आप खुश थे, डरे हुए थे, हैरान थे या गुस्से में थे? भावनाएं अक्सर लेटेंट कंटेंट का सबसे मुख्य सुराग होती हैं। एक बार जब आपने सपने को लिख लिया, तो अब विश्लेषण का काम शुरू होता है। यहाँ फ्रायड की सबसे प्रसिद्ध तकनीक काम आती है, फ्री एसोसिएशन या मुक्त साहचर्य। इसका नियम बहुत सरल है। सपने के हर एक तत्व को लें और उससे अपने मन में आने वाले पहले विचार, पहली याद या पहली भावना को बिना किसी सेंसरशिप के, बिना ये सोचे कि यह सही है या गलत, बस बहने दें। मान लीजिए आपने सपने में एक लाल साइकिल देखी। अब इस पर फोकस करें। लाल साइकिल से आपके मन में क्या आता है? क्या आपको अपना बचपन याद आता है? क्या आपको कोई दोस्त याद आता है जिसके पास ऐसी साइकिल थी? क्या लाल रंग आपके लिए गुस्से या प्यार का प्रतीक है? क्या साइकिल आजादी का प्रतीक है? जो भी विचार आए, उन्हें सपने के बगल में लिखते जाएं। अब सपने के दूसरे तत्व को लें। मान लीजिए एक पुराना पुल। अब पुल से फ्री एसोसिएशन करें। पुल का आपके लिए क्या मतलब है? क्या यह कनेक्शन का प्रतीक है या किसी खतरे को पार करने का? इस तरह सपने के हर एक हिस्से, हर व्यक्ति, हर वस्तु, हर जगह के साथ फ्री एसोसिएशन करें। आपको यह देखकर हैरानी होगी कि कैसे बेतुके लगने वाले सपने के तत्व आपकी असल जिंदगी की चिंताओं, रिश्तों और यादों से मिलने लगेंगे। तीसरा कदम है दिन के अवशेषों की तलाश करना। जैसा कि हमने पिछले अध्यायों में सीखा, सपने अक्सर पिछले 1-2 दिन की घटनाओं को कच्चे माल की तरह इस्तेमाल करते हैं। अपने लिखे हुए सपने को देखें और सोचें कि इसमें से कौन सी चीजें आपके पिछले दिन के अनुभवों से मेल खाती हैं। क्या सपने का कोई व्यक्ति वही है जिससे आप कल मिले थे? क्या सपने की कोई बातचीत उस चर्चा से मिलती जुलती है जो आपने कल की थी? इन दिन के अवशेषों को पहचानना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो अक्सर अचेतन मन की गहरी इच्छाओं के लिए एक हुक या एंकर का काम करते हैं। एक बार जब आप दिन के अवशेष को पहचान लेते हैं, तो आप खुद से पूछ सकते हैं, ठीक है, मेरे मन ने इसी खास घटना को क्यों चुना? यह घटना मेरी किस गहरी भावना या संघर्ष से मिल रही है? चौथा कदम है सपने के कार्य को समझना, यानी कंडेंसेशन और डिस्प्लेसमेंट को पहचानने की कोशिश करना। अपने लिखे हुए नोट्स को देखें। क्या सपने का कोई एक व्यक्ति असल जिंदगी के कई लोगों का मिश्रण लग रहा है? यह कंडेंसेशन है। क्या सपने में आपने किसी छोटी सी महत्वहीन चीज पर बहुत ज्यादा भावनाएं महसूस की, जैसे एक पत्थर पर बहुत गुस्सा करना? यह डिस्प्लेसमेंट है। इन प्रक्रियाओं को पहचानना आपको यह समझने में मदद करेगा कि आपके मन ने सच्चाई को कैसे बदला है। यह आपको मैनिफेस्ट कंटेंट के मुखौटे के पीछे झांकने में मदद करेगा। अगर आपको लगता है कि आपका मन भी ऐसी ही चालाकियां करता है, तो कमेंट्स में माइंड गेम्स जरूर लिखें। यह जानना कि हम सब इस मनोवैज्ञानिक खेल का हिस्सा हैं, काफी दिलचस्प है। पांचवा और अंतिम कदम है सब कुछ एक साथ मिलाना। अब आपके पास बहुत सारी जानकारी है। सपने की कहानी, उससे संबंधित आपकी भावनाएं, हर तत्व पर आपका फ्री एसोसिएशन, दिन के अवशेष और कंडेंसेशन, डिस्प्लेसमेंट के सुराग। अब एक जासूस की तरह इन सभी सुरागों को मिलाकर एक कहानी बनाने की कोशिश करें। पूछें, यह सपना कुल मिलाकर क्या कहने की कोशिश कर रहा है? यह मेरी किस दबी हुई इच्छा, किस डर या किस अनसुलझे संघर्ष को उजागर कर रहा है? याद रखें, सपने का विश्लेषण कोई गणित नहीं है जिसका एक ही सही उत्तर हो। यह एक व्याख्या है। आपकी व्याख्या समय के साथ बदल भी सकती है। जरूरी यह है कि आप अपने मन के साथ एक संवाद शुरू करें। चलिए एक छोटे से उदाहरण से इस पूरी प्रक्रिया को समझते हैं। मान लीजिए एक युवा महिला ये सपना देखती है, मैं एक विशाल सी लाइब्रेरी में हूँ और मुझे कल होने वाली एक महत्वपूर्ण परीक्षा के लिए एक खास किताब खोजनी है। मैं परेशान हूँ क्योंकि मुझे वो किताब मिल नहीं रही है। फिर मुझे अपने पिता दिखाई देते हैं जो लाइब्रेरियन हैं। वो मुस्कुराते हैं लेकिन मेरी मदद नहीं करते। अब इसका विश्लेषण करते हैं। 1. दर्ज करना, सपना लिख लिया गया है। भावना, परेशानी, चिंता। 2. फ्री एसोसिएशन, लाइब्रेरी, ज्ञान, उलझन, बहुत सारे विकल्प। परीक्षा, दबाव, खुद को साबित करने की चुनौती, असफलता का डर। किताब, जवाब, सही रास्ता, समाधान। पिता, लाइब्रेरियन, अधिकार, मदद का स्रोत, लेकिन यहाँ मदद नहीं कर रहे। 3. दिन के अवशेष, शायद वो असल जिंदगी में अपने करियर को लेकर कोई अहम फैसला लेने वाली है और उलझन में है। 4. ड्रीम वर्क,
पिता का लाइब्रेरियन बन जाना कंडेंसेशन का एक रूप हो सकता है, जहां पिता और अधिकार के विचार मिल गए हैं। मदद न करना डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, जहां उसकी अपनी असहायता की भावना पिता पर डाली जा रही है। 5. व्याख्या। यह सपना शायद उस महिला की असल जिंदगी की उलझन को दर्शा रहा है। वो अपने करियर के लिए सही रास्ता खोजना चाहती है, लेकिन उसे मिल नहीं रहा। वो अपने पिता से मार्गदर्शन की उम्मीद करती है, लेकिन उसे लगता है कि वो उसे वो मदद नहीं दे रहे हैं जिसकी उसे जरूरत है, या शायद वो खुद उनसे मदद नहीं मांग पा रही है। सपना उसकी स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता के संघर्ष को भी दिखा सकता है। यह सिर्फ एक संभावित व्याख्या है, लेकिन यह प्रक्रिया दिखाती है कि कैसे एक बेतुके सपने को अपनी असल जिंदगी की समस्याओं से मिलाया जा सकता है। यह प्रक्रिया हमें आत्मज्ञान की ओर ले जाती है। यह हमें बताती है कि हमारे डर कहाँ से आ रहे हैं और हमारी इच्छाएं क्या हैं। लेकिन क्या फ्रायड के ये विचार आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं? क्या 100 साल बाद विज्ञान और मनोविज्ञान की तरक्की ने सपनों के बारे में हमारी समझ को बदल नहीं दिया है? फ्रायड के बाद के मनोवैज्ञानिकों और आज के न्यूरोसाइंटिस्टों ने सपनों के बारे में क्या नई बातें खोजी हैं? क्या वो फ्रायड को सही मानते हैं या गलत? इन महत्वपूर्ण सवालों का जवाब जानना जरूरी है, ताकि हम एक संतुलित दृष्टिकोण अपना सकें। फ्रायड से आगे की दुनिया में हम अगले अध्याय में कदम रखेंगे। अध्याय नंबर 10, फ्रायड से आगे सपनों के बारे में आज हम क्या जानते हैं, जहां मनोविज्ञान और विज्ञान मिलते हैं। सिगमंड फ्रायड की द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स 1900 में प्रकाशित हुई थी। तब से लेकर आज तक एक सदी से भी ज्यादा का समय बीत चुका है। इस दौरान मनोविज्ञान और न्यूरोसाइंस के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव आए हैं। हमारे पास दिमाग की गतिविधियों को मापने के लिए fMRI और EEG जैसी तकनीकें हैं, जिनके बारे में फ्रायड सोच भी नहीं सकते थे। तो क्या फ्रायड के सिद्धांत आज भी मान्य हैं, या वो बस मनोविज्ञान के इतिहास का एक दिलचस्प अध्याय बनकर रह गए हैं? इस आखिरी अध्याय में हम फ्रायड से आगे जाकर देखेंगे कि आज का विज्ञान और मनोविज्ञान सपनों के बारे में क्या कहता है, और यह फ्रायड के विचारों से कैसे मेल खाता है या कैसे अलग है। फ्रायड के बाद कई खास मनोवैज्ञानिक आए जिन्होंने उनके विचारों को आगे किया या उन्हें चुनौती दी। उनमें से एक थे कार्ल युंग, जो कभी फ्रायड के करीबी सहयोगी थे। युंग फ्रायड की इस बात से तो सहमत थे कि सपने महत्वपूर्ण हैं और अचेतन मन से आते हैं, लेकिन वो इस बात से असहमत थे कि हर सपने की बुनियाद में दबी हुई यौन इच्छाएं ही होती हैं। युंग का मानना था कि सपने सिर्फ हमारी व्यक्तिगत इच्छाओं को ही नहीं, बल्कि एक सामूहिक अचेतन को भी व्यक्त करते हैं। ये सामूहिक अचेतन पूरी मानव जाति की साझा विरासत है, जिसमें कुछ सार्वभौमिक प्रतीक और कहानियां मौजूद हैं, जैसे कि नायक, माँ, बूढ़ा बुद्धिमान व्यक्ति आदि। युंग के लिए सपने हमें सिर्फ हमारे व्यक्तिगत संघर्षों से नहीं, बल्कि पूरी मानवता के साथ मिलाते हैं। वो हमें आध्यात्मिक विकास और आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाते हैं। तो युंग ने फ्रायड के दायरे को व्यक्तिगत से बढ़ाकर सामूहिक और आध्यात्मिक कर दिया। वहीं दूसरी तरफ 20वीं सदी के मध्य में विज्ञान की प्रगति के साथ सपनों के बारे में पूरी तरह से एक नई जैविक थ्योरी सामने आई। 1977 में हार्वर्ड के दो शोधकर्ताओं एलन हॉब्सन और रॉबर्ट मैकार्ली ने एक्टिवेशन सिंथेसिस परिकल्पना पेश की। EEG तकनीक का उपयोग करते हुए उन्होंने पाया कि नींद की एक खास अवस्था के दौरान हमारा ब्रेन स्टेम बेतरतीब ढंग से न्यूरॉन्स को सक्रिय करता है। ये सक्रिय न्यूरॉन्स दिमाग के ऊपरी हिस्सों, खासकर विजुअल कॉर्टेक्स में बेतरतीब छवियां और संवेदनाएं उत्पन्न करते हैं। फिर हमारा कॉर्टेक्स इन बेतरतीब संकेतों को लेकर उनमें कोई मतलब खोजने की कोशिश करता है और उन्हें एक कहानी में संश्लेषित कर देता है। इस थ्योरी के अनुसार सपने और कुछ नहीं, बल्कि दिमाग की बेतरतीब फायरिंग पर एक कहानी बनाने की कोशिश है। उनका कोई गहरा छिपा हुआ मनोवैज्ञानिक मतलब नहीं होता। यह विचार फ्रायड के सिद्धांत से ठीक 180 डिग्री उलटा था और इसने कई सालों तक सपनों पर होने वाली बहस पर राज किया। इसने फ्रायड के विचारों को काफी हद तक खारिज कर दिया, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। पिछले कुछ दशकों में टेक्नोलॉजी और उन्नत हुई और न्यूरोसाइंस की समझ और गहरी हुई। आज के कई न्यूरोसाइंटिस्ट मानते हैं कि एक्टिवेशन सिंथेसिस मॉडल बहुत ज्यादा सरल था। वो मानते हैं कि सपनों में भावनाएं, प्रेरणाएं और हमारी यादें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। एक प्रमुख न्यूरोसाइंटिस्ट मार्क सोल्म्स ने अपने शोध में पाया है
कि सपनों को उत्पन्न करने वाला दिमागी सर्किट वही है जो हमारी प्रेरणाओं, इच्छाओं और भावनाओं को नियंत्रित करता है। ये खोज फ्रायड के इस मूल विचार का समर्थन करती है कि सपने हमारी इच्छाओं और भावनाओं से प्रेरित होते हैं। सोल्म्स का मानना है कि हॉब्सन और मैगार्ली ने सपने देखने की प्रक्रिया को गलत समझा था। उनके अनुसार सपने हमारी इच्छाओं से ही शुरू होते हैं और REM नींद सिर्फ उन सपनों को और ज्यादा ज्वलंत और अजीब बनाती है। तो एक तरह से आज का न्यूरोसाइंस फ्रायड के कुछ बुनियादी विचारों की ओर वापस लौट रहा है, लेकिन अब उसके पास इसे साबित करने के लिए वैज्ञानिक सबूत भी हैं। आज सपनों के बारे में कुछ और भी आधुनिक सिद्धांत हैं। एक है थ्रेट सिमुलेशन थ्योरी, जिसके अनुसार सपने एक तरह का वर्चुअल रियलिटी सिमुलेटर हैं, जहां हमारा दिमाग खतरनाक परिस्थितियों का अभ्यास करता है ताकि हम असल जिंदगी में उनसे बेहतर तरीके से निपट सकें। इसीलिए हम सपनों में अक्सर भागते हैं, संघर्ष करते हैं या किसी खतरे का सामना करते हैं। ये हमारे पूर्वजों से मिला एक विकासवादी गुण हो सकता है। एक और सिद्धांत मेमोरी कंसोलिडेशन का है, जो कहता है कि नींद और सपने दिन भर की यादों को व्यवस्थित करने, उन्हें छांटने और उन्हें लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर करने में मदद करते हैं। तो आज हम कहाँ हैं? क्या फ्रायड सही थे या गलत? इसका जवाब शायद बीच में कहीं है। फ्रायड इस बात में बिल्कुल सही थे कि सपने बेमतलब नहीं होते। वो हमारी आंतरिक दुनिया, हमारी भावनाओं, हमारे संघर्षों और हमारी यादों को दर्शाते हैं। उनका यह विचार कि सपने एक तरह की इच्छा पूर्ति हैं, आज भी न्यूरोसाइंस के कुछ हिस्सों में समर्थन पा रहा है। उनका यह मानना कि सपने अक्सर हमारे दिन के अनुभवों को हमारी गहरी चिंताओं से मिलाते हैं, यह भी काफी हद तक सही लगता है। लेकिन फ्रायड शायद इस बात में गलत थे कि हर सपने की बुनियाद में दबी हुई यौन इच्छा ही होती है, और उनके प्रतीकवाद की व्याख्याएं अक्सर बहुत ज्यादा संकीर्ण थीं। आज हम जानते हैं कि सपनों के कई और भी काम हो सकते हैं, जैसे कि मेमोरी को व्यवस्थित करना और भावनाओं को रेगुलेट करना। तो हम फ्रायड को कैसे देखें? हमें उन्हें एक ऐसे साहसी खोजकर्ता के रूप में देखना चाहिए जिसने पहली बार इंसानी मन के एक अंधेरे और अनजाने महाद्वीप का नक्शा बनाने की कोशिश की। हो सकता है उनका नक्शा पूरी तरह से सटीक न हो, उसमें कुछ गलतियां हों, लेकिन उन्होंने ही हमें उस महाद्वीप तक पहुंचने का रास्ता दिखाया। उनके बिना आज मनोविज्ञान और सपनों पर होने वाला कोई भी शोध संभव नहीं होता। उन्होंने वो सवाल पूछे जो उनसे पहले किसी ने पूछने की हिम्मत नहीं की थी। उन्होंने हमें हमारे अपने मन की गहराइयों में झांकने का एक औजार दिया। इसलिए जब आप अपने सपनों का विश्लेषण करें तो एक खुला दिमाग रखें। आप फ्रायड की तकनीकों जैसे फ्री एसोसिएशन और दिन के अवशेषों की खोज का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि वो आज भी बहुत शक्तिशाली हैं। लेकिन खुद को सिर्फ यौन व्याख्याओं तक सीमित न रखें। युंग की तरह सोचें और देखें कि क्या आपका सपना किसी विशेष सार्वभौमिक विषय के बारे में बात कर रहा है। आधुनिक विज्ञान की तरह सोचें और विचार करें कि आपका सपना आपकी कौन सी भावना को रेगुलेट करने या कौन सी याद को प्रोसेस करने की कोशिश कर रहा है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अपने सपनों को गंभीरता से लें। वो आपके मानसिक स्वास्थ्य का एक बैरोमीटर हैं। वो आपके सबसे ईमानदार दोस्त हैं, जो आपको वो सच बताते हैं जो आप शायद सुनना नहीं चाहते। फ्रायड ने हमें जो सबसे अहम तोहफा दिया वो यह विश्वास था कि हम खुद को समझ सकते हैं, कि हमारे मन की पहेलियों को सुलझाया जा सकता है, और इस सुलझाने की प्रक्रिया में सपने हमारे सबसे अच्छे गाइड हैं। अंतिम अध्याय, निष्कर्ष। आपकी रातें आपकी मार्गदर्शक। दोस्तों, इसी के साथ सिगमंड फ्रायड की द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स पर आधारित हमारी यह ऑडियो बुक यात्रा अपने अंत पर पहुंचती है। हमने एक लंबा सफर तय किया है, मन के अंधेरे और रहस्यमयी गलियारों से गुजरते हुए, उन सच्चाइयों का सामना करते हुए जो अक्सर हमें असहज करती हैं। हमने सीखा कि हमारे सपने, जिन्हें हम अक्सर बेमतलब और अजीब कहकर भूल जाते हैं, असल में हमारे अचेतन मन से भेजे गए गुप्त संदेश हैं। वो हमारी सबसे गहरी इच्छाओं, हमारे अनकहे डरों और हमारे अनसुलझे संघर्षों का आईना है। फ्रायड ने हमें जो सबसे शक्तिशाली सबक सिखाया वो यह है कि खुद को जानना सिर्फ एक किताबी बात नहीं है, बल्कि एक व्यावहारिक प्रक्रिया है, और इस प्रक्रिया में हमारे सपने हमारे सबसे अहम सहयोगी हो सकते हैं। उन्होंने हमें सिखाया कि हर सपना, चाहे वो कितना भी सुखद हो या कितना भी डरावना, हमारी किसी ना किसी इच्छा की पूर्ति होता है। उन्होंने हमें मैनिफेस्ट और लेटेंट कंटेंट के बीच का फर्क समझाया, यह सिखाया कि कैसे हमारे मन का सेंसर
सच्चाई को बदलने के लिए कंडेंसेशन और डिस्प्लेसमेंट जैसे औजारों का इस्तेमाल करता है। हमने प्रतीकों की सांकेतिक भाषा को समझा और यह भी जाना कि कैसे हमारे दिन भर के अनुभव रात के सपनों का कच्चा माल बनते हैं। और अंत में हमने यह भी देखा कि फ्रायड के विचार आज के आधुनिक विज्ञान की कसौटी पर कहाँ हैं। इस पूरी ऑडियो बुक का सार बस इतना है, अपने सपनों पर ध्यान दें। वो आपसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। वो आपको आपके उस हिस्से से मिलवा रहे हैं जिसे आप शायद जानते भी नहीं। अगली बार जब आप कोई सपना देखें तो उसे भूलने की जल्दी ना करें। एक पल रुकें, उसे महसूस करें, उसे लिखने की कोशिश करें। खुद से पूछें, मेरा मन मुझे क्या बताने की कोशिश कर रहा है। ये एक आदत है जो आपको ज्यादा आत्म जागरूक, ज्यादा संतुलित और शायद ज्यादा शांत इंसान बना सकती है।